कोई भी आपके पास व्यक्ति आया और वो धन की स्थिति आपसे जानना चाहता है, तो जन्म कुंडली के अनुसार जो उसका दूसरा भाव, 11वां भाव, छठा भाव, नौकरी के लिए छठा भाव, व्यापार के लिए 7वां भाव, धन की स्थिति के लिए दूसरा भाव, लाभ की स्थिति के लिए 11वां भाव, ये देखेंगे। लेकिन जन्म लग्न के साथ साथ हम क्या देखेंगे, पद लग्न भी देखेंगे। अगर जन्म लग्न बहुत अच्छी है और पद लग्न भी अच्छी है तो उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। अब पता चला कि आरूढ़ कुंडली अच्छी है लेकिन जन्म लग्न कुंडली आपको अच्छा बता नहीं रही है, तो उस वक्त जो है नीचे आ जाएंगे हम लोग। लेकिन इसी का उल्टा कर लीजिए, जन्म लग्न कुंडली अच्छी और आरूढ़ कुंडली अच्छी नहीं है तो 50% से ऊपर, यानी कि हम लोग हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी हम लोग हमेशा किस लग्न को देते हैं, जन्म लग्न को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, लेकिन जन्म लग्न से पूरी तरह से डिसीजन नहीं हो पाता। कभी कभी जन्म लग्न के अनुसार आपको देखने में लगता है कि नहीं इसकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट पता चला उतनी अच्छी नहीं जितना आप सोच रहे थे, तो वो आपको आरूढ़ कुंडली बता देगी। इसी प्रकार मैंने कहा विवाह के लिए, वैवाहिक मिलान में आप जो है उपपद कुंडली यानी उप आरूढ़ कुंडली भी देखें। बनाना कैसे है, क्या करना है, वो सारी बातें मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दी है सारा। और उसको आप यूज जरूर करिए, ऐसा नहीं कि आप केवल लग्न ही कुंडली को यूज कर रहे हैं और उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर बेकार हो जाता है, यूज जरूर करिए। अब कुछ ऐसी कुंडलियां हैं जिसको जैमिनी ने भी बहुत अच्छा माना है और पराशर ने भी अच्छा माना है। उन सबसे अच्छों में, मतलब सबसे अच्छे में आरूढ़ कुंडली और उप आरूढ़ कुंडली तो आती ही आती, लेकिन सबसे अच्छी जो है वो कारकांश कुंडली है। कारकांश कुंडली हमने बनाने का आपको तरीका बताया कि आपके जो भी आत्मकारक ग्रह हैं, आत्मकारक ग्रह कौन होंगे, राहु और केतु को छोड़ दीजिए, जो सबसे ज्यादा डिग्री पर हो, जो सबसे ज्यादा डिग्री पर होते हैं वही आपके आत्मकारक हो गए। नवमांश कुंडली में वो आत्मकारक ग्रह जहां पर होंगे, नवमांश कुंडली में वो आत्मकारक ग्रह जहां पर भी होंगे वह राशि आपकी अब कारकांश लग्न हो जाएगी, वह राशि आपकी कारकांश लग्न हो जाएगी। और बाकी सभी जो ग्रह नवमांश कुंडली के अनुसार हैं उनको उसी राशि में आप प्लेस कर दीजिए, उनको वहां पर स्थित कर दीजिए। यानी कि कारकांश कुंडली का महत्व नवमांश से है और उसको देखने का मैंने आपको तरीका बताया कि आत्मकारक ग्रह के साथ, आत्मकारक ग्रह के साथ यदि सूर्य हो जाए, अब कैसे देखना, कोई भी ग्रह जो भी आत्मकारक है, मान लीजिए सूर्य ही आत्मकारक हो जाए या आत्मकारक ग्रह के साथ आ जाए, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जहां पर वो स्थित है, कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है। तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आत्मकारक साथ कारकांश लग्न की राशि में, लग्न में सूर्य हो जाए, या मतलब कि 3 तरीके मैंने आपको बताए थे ना। हाँ, तीसरा तरीका क्या था, कारकांश लग्न में जो भी राशि है उस राशि में सूर्य आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, कारकांश लग्न की जो राशि है उसमें अगर सूर्य आ जाए, तो जैसे मान लीजिए कारकांश लग्न में मीन राशि है और पता चला मीन राशि में जन्म लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं तो भी हो सकता है। 3 तरीका देखने का होता है। सूर्य लग्नेश हो या लग्नेश के साथ बैठा हो या कारकांश जो लग्न है वो लग्न कुंडली में वहां हो। नहीं, एकदम गलत है आपका। कारकांश कुंडली का देखिए, आप कारकांश लग्न ड्रॉ करेंगे, लग्न में अगर सूर्य बैठे हो या जो आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह हैं सूर्य उनके साथ बैठे हो, या जो कारकांश लग्न की राशि है, जो भी राशि है, कारकांश लग्न की जो राशि है वह राशि जन्म लग्न में अगर सूर्य बैठ जाए, जैसे मान लीजिए कारकांश लग्न, मान लीजिए आपकी मीन राशि आ गई और पता चला जन्म लग्न की कुंडली में मीन राशि में ही सूर्य बैठे हैं, तो ये 3 स्थितियां होंगी। और ऐसी स्थितियां सारे ग्रहों के अनुसार, सारे ग्रह के साथ लेनी है। अगर सूर्य है तो मैंने बताया था
कि गवर्नमेंट से रिलेटेड वो वर्क कर सकता है व्यक्ति। रवीन जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए। ऐसे चंद्र लग्न अगर चंद्रमा आ जाए इसी स्थिति में तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, और ऐसे चंद्रमा को अगर शुक्र शुक्र देख रहे हो तो उसकी इंटेलिजेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर मैंने कहा मंगल आ जाए, तो मंगल आने पर क्या होगा व्यक्ति का, उसको जो है फायर से रिलेटेड काम, या फौज में होगा, आर्मी में होगा, या फायर से रिलेटेड उसका काम होगा, या कोई टेक्निकल कर वर्क होगा उसका, है ना। वो फायर विभाग में काम भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल हो। किस स्थिति में वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था, जैसे लास्ट में कुछ डिस्कस हो रहा था कि उनके जन्म कारकांश लग्न में 2 या 3 प्लैनेट है। अगर आपकी भी कोई भी जो कारकांश लग्न है उसमें 2 या 3 प्लैनेट आ जाए, मतलब या आत्मकारक के साथ 2-3 प्लैनेट आ जाए, तो जो मैंने ये बात बताई ये सब डिसीजन उसके अनुसार होगा जो उन तीनों या चारों में जितने भी प्लैनेट हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मजबूत हो। हाँ, मजबूत का मतलब ये हुआ, स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ कि उन्हें षडबल में नंबर अच्छे मिले हो, स्थान बल उनका अच्छा हो, बाकी अगर और भी चीजें मिल रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। सूर्य से उनकी दूरी बनी हो। नहीं, दृष्टि नहीं, अभी स्थिति के अनुसार बात करेंगे, जो भी यहाँ दृष्टि नहीं ली जाएगी, दृष्टि आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मंगल में मैंने बताया केमिकल का भी व्यक्ति कार्य कर सकता है, और जो है कुछ जैसे मेडिकल में अगर है वो तो वो सर्जरी का भी काम वहाँ पे कर सकता है, तो सर्जरी भी वहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्जरी। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, भेज दीजिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो सवेरे ही हो जाएगा तो फायदा है। ठीक है सर, ठीक ठीक, ओके सर। हाँ जी, तो मंगल के अनुसार आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के काम आ सकते हैं, आपको मैंने बता दिया था। मतलब वो चीज़ें उसमें अधिकता देखी जाएगा, जरूरी नहीं कि उसका वो काम करे, क्योंकि ये जो वर्क कौन सा करेगा वो तो डिपेंड करेगा ना, जब हम लोग प्रोफेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहाँ बताएंगे। अब इस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी का मरकरी आ जाए, बुध आ जाए इसी स्थिति में, मतलब या तो क्या नाम आत्मकारक बुध हो जाए, या फिर जो है आत्मकारक के साथ बैठ जाए बुध और बलवान होके बैठे, या जो कारकांश लग्न में जो राशि है जन्म लग्न में वहां पर बुध बैठ जाए, तो वहां पर ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है, और ऐसा व्यक्ति व्यापारी किस्म की उसकी प्रकृति होती है। भले वो नौकरी कर रहा हो लेकिन उसकी प्रकृति जो होगी, नेचर जो होगा वो एक बिजनेसमैन का ही होगा, उसका जो नेचर होगा वो बिजनेसमैन का ही होगा। और ऐसा व्यक्ति के अंदर जो है कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स होंगी, मतलब उसे कुछ ऐसी चीजें आती होंगी जो दूसरे को नहीं आती, मतलब उसकी अपनी स्किल होगी, और ज्यादातर ऐसी स्किल उसके हाथ की होगी, मतलब कुछ चीजें। या फिर ऐसे व्यक्ति ना जो जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, या जो भी इसमें जो लोग बजाते हैं, तबला हो गया, ये तो ऐसे लोग इसको ये लोग जिनका आत्मकारक बुद्ध होता है तो उनकी इसकी तरफ रुचि भी होती है, और रुचि नहीं उनको आता भी होगा, क्योंकि बुद्ध जो है ना वो लर्निंग का पार्ट है, शौक नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा। शौक हमेशा शुक्र देगा, जिसका आत्मकारक शुक्र है तो उसको म्यूजिक में, और क्या नाम है जो ये इंस्ट्रूमेंटल जो भी है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो वैसा बजाने में शौक रखता है। लेकिन अगर मरकरी आ जाए ये चीजें तो ऐसा व्यक्ति बजा लेता है, ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगर मरकरी होगा तो क्या चीजें होंगी, और वीनस होगा तो क्या चीजें होंगी, क्योंकि वीनस केवल क्या करेगा, आपको शौक देगा, लेकिन वो चीज आएंगी नहीं। मतलब हमको किसी व्यक्ति को संगीत सुनना पसंद है लेकिन गाना नहीं आता, किसी को गिटार बजाना मतलब पसंद है कि वो चाहता बजाए लेकिन आता नहीं,
तो बुध वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी आप देखिए, जो भी स्पेशली सिंगर भी आप उन्हें ले सकते हैं, सिंगर भी ले सकते हैं, जो भी गाना वाना गाते हैं, जो जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, गायक है, सिंगर है, या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर मरकरी का बहुत रोल होता है, बुध का। क्योंकि बुध तो, और व्यक्ति इंटेलिजेंट भी होता है, व्यक्ति इंटेलिजेंट तो होगा लेकिन उसको अपनी स्किल भी होगी उसके पास, बिजनेसमैन के नेचर उसके अंदर होंगे। मान लीजिए उसको कुछ ऐसी चीज आती है और वो कोई शो कर सकता है, तो उसने अपनी स्किल का यूज कर लिया, समझ में आ गया ना। तो इस केस में मरकरी का रोल होता है। इसमें आपके ग्रुप में एक व्यक्ति हैं जो मतलब मैंने सुना है, पता नहीं देखा है क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट कुछ बजाते हैं, गाना गाते हैं अभी जुड़े हुए हैं वो। जी सर। हाँ श्रवण जी, आप तो आपका आत्मकारक प्लेनेट कौन है? चंद्रमा है सर। चंद्रमा, इंटेलिजेंट आदमी है आप। और चंद्रमा के साथ क्या बुध का कोई रोल है, जैसे जो तीनों मैंने बताया? एक मिनट सर, चेक कर लीजिए। मैं भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ सर। अच्छा आप बजा लेते हैं। गुरु जी, हमारे आत्मकारक का बुध क्या बता रहे हैं श्रवण जी, क्या बता रहे हैं? सर जन्म कुंडली में तुला लग्न है। नहीं, जन्म कुंडली में नहीं, आप जन्म कुंडली में नहीं, नवमांश कुंडली में जाइए। नवमांश कुंडली में आपने कहा आत्मकारक चंद्रमा है ना? हाँ सर। तो वो चंद्रमा के साथ कौन से प्लेनेट और बैठे हैं? चंद्रमा के साथ गुरु है सर, मिथुन राशि में और नवमांश पे। और गुरु ही है सर, चौथे भाव में। तो वो जो मिथुन आपकी कौन सी हो गई? मिथुन राशि हो गई ना जी। तो मिथुन राशि को आप ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग बताइए, देखिए इनके अंदर बुध के कैरेक्टर आ गए कि नहीं? अच्छा बुध कहाँ पर बैठे हैं आपके? सर बुध इसमें 8th हाउस में सर, तुला राशि में केतु के साथ। केतु के साथ बुध के, केतु के साथ आ गए, गड़बड़ कर गए। तो एक बहुत अच्छा, आपको तो नहीं उठा पा रहे होंगे, लेकिन मरकरी बहुत ज्यादा आपका रोल। चंद्रमा है तो चंद्रमा भी इंटेलिजेंसी देता है, और चंद्रमा भी ये सब चीजें सिंगर उंगर के हिसाब से। आप गाते हैं कि बजाते हैं? सर गाता हूँ, मैं खुद के पर्सनल शोज भी करता हूँ सर। अच्छा आप गाना गाते हैं ना, तो फिर ठीक है, तो फिर तो आपका चंद्रमा ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ठीक है। लेकिन वॉइस के लिए तो मरकरी भी इम्पोर्टेंट है, वॉइस के लिए मरकरी भी इम्पोर्टेंट है। तो आप कह रहे हैं आपकी मिथुन लग्न की कुंडली हो जाएगी अब तो, कारकांश कुंडली जी। तो मिथुन लग्न का। तो अब यहाँ पे बुध कहाँ पर आ गए? बुध 8th हाउस में सर, तुला। नहीं, बुध 8th हाउस कैसे? अब तो जब मिथुन हो जाएगा ना, मिथुन से आएगा सर। तो मिथुन के हिसाब से तो मिथुन के हिसाब से तो फिर आ जाएंगे ना, 5th में आएगा सर। हाँ जी ठीक है। आपको इसका शौक होगा केवल बस? नहीं सर, शुरुआत से ही यही काम। मतलब इसमें शौक है आपको, इसमें शौक इन्वॉल्व है ना आपका? जी सर। इसमें अफेक्शन भी आपका है बस, क्योंकि वो 5th हाउस से कनेक्ट कर गया ना, वो 5th हाउस से कनेक्ट कर गया, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो गया। और यहाँ पर आपको बुध का रोल भी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि आपका जो कारकांश लग्न हो गई वो मिथुन राशि की है। जी सर। तो मिथुन का लॉर्ड ही बुध हो गया, राशि का भी तो इम्पैक्ट आएगा ना, इसीलिए वहां पर आपको ये चीजें दे रहा है, इसीलिए वो चीजें आपको दे रहा है। ठीक है सर, मैं क्या बता रहे हैं? आत्मकारक बुध है आपका हाँ, और लग्न जो राशि बन रही है कारकांश में, वह वृष राशि बन रही है। वृष राशि, लेकिन ऐसे गाने का तो कोई हमको शौक नहीं है। हाँ वृषभ राशि है ना, आवाज है। वृषभ राशि आ गई ना, वृषभ राशि अर्थ की राशि आ गई, तो कहाँ से देगी? वो तो नहीं दे सकते। राशि का बहुत इम्पैक्ट होता है ना, उनका राशि के कारण तो उनको मिल गया। आपका जो बुध जरूर बना, लेकिन वहां पर क्या हो गया? अच्छा बुध कमजोर है कि स्ट्रांग है? षडबल में क्या स्थिति है? अस्त है। तो फिर आप खुद ही समझदार हैं। और कमजोर भी है, बस हो गया ना, विशेष नहीं है। अगर वही बहुत स्ट्रांग होते तो ऐसा नहीं कि वृषभ राशि खराब करती आपकी, लेकिन वही स्ट्रांग होते तो बहुत अच्छा फल दे देते आप।
ठीक है। सर मेरा मीन राशि का लग्न है कारकांश में, मीन, और शुक्र बैठा हुआ है, मैं गाता भी हूँ। इनको मजबूत भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अस्त प्लेनेट को आप कितना मजबूत कर पाएंगे? गुरु जी, हाँ जी हाँ जी, आप बता रहे थे, आप बताइए। अब मेरा ये मीन लग्न की कुंडली कारकांश में, उसमें शुक्र भी बैठा हुआ है, शुक्र ही आत्मकारक है, और मैं गाता भी हूँ, बजाता भी हूँ, मंगल भी है साथ में। मतलब क्या आपको क्या बजाना आता है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हारमोनियम बजाता हूँ सर, केसी वगैरह बजा लेता हूँ, और भजन भी गाता हूँ मैं। हाँ, तो शुक्र वहां पर आ रहा है ना, शुक्र जी आ रहे हैं। शुक्र देखिए, शुक्र और बुध में बहुत अंतर नहीं होता। बुध ना आपको एकदम प्रोफेशनल बना देगा, लेकिन शुक्र आपको शौक देगा, लेकिन प्रोफेशनलिज्म नहीं देगा। दोनों में अंतर है कि हम एक गाते और बजाते हैं शौक के कारण, छोटे मोटे शो कर लेते हैं, या कुछ लोग बैठे उनके सामने गा लिया, तो यहाँ ये शुक्र हो गया। लेकिन अगर हम एक प्रोफेशनल हैं और पूरी ऑडियंस हमारे लिए आती है सुनने, जो बड़े बड़े सिंगर हैं आपके, जो भी जिनका भी नाम आप जानते हो, मेरा थोड़ा वहाँ ज्ञान कम है, तो जो भी बड़े बड़े जो लोग आते हैं, तो वो उनका बुध वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। बुध और शुक्र में यही डिफरेंस हो जाता है। जो काम देखिए म्यूजिक का काम है, संगीत का काम है, शुक्र तो करेगा ही करेगा, लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है कि शुक्र प्रोफेशनलिज्म नहीं बना पाता, प्रोफेशनलिज्म आता नहीं, व्यक्ति बना नहीं पाता, प्रोफेशनलिज्म आता नहीं उसमें, यानी वो प्रोफेशनल नहीं होता, केवल एक शौक देता, हॉबी जिसको कहते हैं, हॉबी। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार की चीजें ऐसे मिलती है। तो आप तो खुद ही बता रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वीनस है तो वीनस और मरकरी में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो क्या आप प्रोफेशनल तरीके से इसको करते हैं कि बस एक शौक है और अच्छा लगता है केवल? हाँ जी तिवारी जी। हाँ जी सर, इसका मैं संगीत के प्रति बहुत रुझान है, मेरा आकर्षण है। आकर्षण है, लेकिन एक प्रोफेशनल तो नहीं काम करते ना, कि प्रोफेशनल अब कथा वथा सब करते हैं, तो उसमें करते हैं कथा वथा, जब गाते हैं करते हैं, हाँ ठीक, भागवत कथा वगैरह में अच्छा जाते हैं। अच्छा, हेलो, हाँ जी बताइए। श्रीमान, मेरा कारकांश में कन्या लग्न में सूर्य और बुध बैठे हैं। हाँ बताइए। तो बुध आप देखो कलबल में। अच्छा ठीक है, अब कल बात करेंगे। हाँ जी क्या बता रहे थे आप? हाँ क्या बता रहे थे आप सर? मैं बता रहा था, मेरा कारकांश में कन्या लग्न में सूर्य और बुध बैठे हैं। कन्या लग्न है और सूर्य बुध बैठे हैं। सूर्य स्ट्रांग है कि बुध स्ट्रांग है? मेरे सूर्य है। तो सूर्य की चीजें आप क्या काम करते हैं आप, मतलब? मैं तो भाई पंडिताई को, ठीक है। तो सूर्य वैसे स्ट्रांग है, तो आपको मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आप कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं, है ना? हाँ वहाँ से ले सकते हैं, या फिर जो कोई भी जो गवर्नमेंट में या कोई बड़े लीडर होंगे, उनके आप उनसे रिलेशन भी आपका ठीक बन सकता है। ठेकेदारी कर ले, ठेकेदारी नहीं, ठेकेदारी नहीं आती सूर्य में, सूर्य में ठेकेदारी नहीं आती, ठीक है। सरकारी कामकाज में किसी को, और बुध साथ है तो बुध और सूर्य में स्ट्रांग जो होगा वही देखा जाएगा ना, बुध और सूर्य में जो स्ट्रांग होगा वही देखा जाएगा। अभी आगे रूल लिखवाते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर आती हैं। हाँ व्यक्ति जैसे बुध हो गया, तो बुध जो है कला है, नाट्य है, वाद्य आदि है, जो लोग बजाते जाते हैं उनके लिए अच्छा होता है। व्यापार कुशल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, एजुकेशन थोड़ी उनकी ठीक होती है। ऐसे अगर गुरु आ जाए, इन्हीं स्थितियों में गुरु आ जाए, तो व्यक्ति बड़ा सीधा टाइप का होता है, और वो सत्कर्म करने वाले होते हैं, अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, ठीक है। और जिनका गुरु होगा, जिनका गुरु हो जाता है, ये उपदेश देना या जो आप बता रहे हैं कि इसमें पूजा पाठ करवाना, या मंदिर में उपदेश देना, या अपने गुरु और बुद्ध के साथ उसका कोई रिलेशन आ जाए, तो व्यक्ति अपने गाने बजाने में भी उपदेश देने का कार्य करता है,
जैसे श्री श्री रविशंकर हुए, उनके में भी ये सब चीज़ें चलती हैं, या जो भी बड़े बड़े नाम हैं, जो भी बड़े बड़े नाम हैं उसमें आप ले सकते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, अपने जो कथा होती है उसमें उपदेश देने का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है, गुरु का रोल आ गया। व्यक्ति टीचर भी हो सकता है, बैंकर भी हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी, मतलब उसके अंदर ये गुण पाए जाएंगे। अब ये व्यक्ति वो कार्य करेगा या नहीं करेगा, ये अभी और चीज़ों पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये कैरेक्टर उसके अंदर पाए जाएंगे, ये कैरेक्टर उसके अंदर पाए जाएंगे। ये गुरु की चीज़ें आ जाती हैं। अब यहीं पर अगर शुक्र हो जाता है तो शुक्र बताते हैं कि व्यक्ति को गस्टेड ऑफिसर बनाता है। जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं ना, गस्टेड ऑफिसर, वो बनाने का कार्य करता है, या उसमें बनने की वो टेंडेंसी होगी अगर उसके अदर चीजें अच्छी हैं तो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है व्यापारी बना सकता जी, शुक्र अगर हो तो कॉस्मेटिक वस्तु का भी व्यापारी बना सकता हाँ, है। कॉस्मेटिक्स आ सकता है, लग्जरियस चीज आ सकती है उसमें। जितनी भी लग्जरियस चीज है उसको वो मिलेगी, भौतिक सुख सारे मिलेंगे उसको, भौतिक सुख उसको सारे मिलेंगे। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। कमी तभी रहेगी जब उसका शुक्र कमजोर हो जाए। इसी प्रकार से अगर इन स्थितियों में शनि आ जाए तो शनि में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका शनि होता है ना, जो उसके खानदान में काम हो रहा है उसी काम को आगे करेगा, अपना कोई नया दिमाग नहीं लगाएगा। मान लीजिए पिताजी की कोई दुकान थी, लड़का भी वही दुकान कर रहा है, ऐसा। तो जब ये शनि की चीजें आ जाती है तो वहां पर आपको ये चीजें, यानी व्यक्ति जो अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, मतलब करता, अब आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा वो एक सेकंड मैटर, लेकिन उसी को करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। या जो भी, या अगर शनि है तो वो जिस रीजन को बिलोंग करता है, जिस जाति को बिलोंग करता है, उसी जाति के अनुसार उसका कर्म होगा, उसी के कर्म। जैसे वो पंडित है तो वो पूजा पाठ कराएगा। जैसे अगर वो एक क्या नाम है, व्यापारी है या गुप्ता है, बनिया है, मतलब जो इसमें आ जाते हैं, तो वो देखेंगे आप जो है ना वो व्यापार करने का ही काम करेंगे अगर शनि होता है उसमें। तो ये चीजें और इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर राहु हो जाता है तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा चालाकी वाला काम बहुत करता है। राहु अगर, वैसे तो आत्मकारक ग्रह राहु हम लोग जल्दी मानते नहीं है, फिर भी कुछ किताबें कहती है कि नहीं, राहु को भी लिया जा सकता है। तो अगर राहु हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाकी वाला काम करेगा और लोहे की चीज बनाने वाला होगा, या जो केमिकल्स होते हैं जिससे जो है बॉडी को नुकसान होता है, वो ऐसे केमिकल्स का भी काम कर सकता है जिसको आप पॉइजन कहते हैं। ऐसे लोगों का भी मतलब ऐसे काम करता है। या फिर कुछ लोग होते हैं ना कि जो क्या नाम है, जैसे सांप ने काट लिया या किसी ने कुछ ऐसा कर लिया कि उसको जहर चढ़ गया, तो जहर उतारने का काम भी ये लोग करते हैं, जिनका राहु होता है क्या, जिनका राहु होता है आत्मकारक, या आत्मकारक के साथ बैठ जाए। तो ये चीजें उसके अंदर भी देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। अब यहां पर एक ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेंगे कि आत्मकारक का नवांश, यस, मतलब कि अगर एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं आत्मकारक के साथ, तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसी की बात मानी जाएगी। मान लीजिए 3 या 4 ग्रह बैठ गए, तो क्या अब तीनों चारों ग्रह के गुण तो मिक्स तो आएंगे, लेकिन जो उसमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर होगा उसी के गुण उसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ विशेष बातें हम लोग कारकांश कुंडली से निकालते हैं, वो विशेष बातें आप देखेंगे। अगर कारकांश कुंडली में किसी को सूर्य और राहु साथ देखें हम, तो ऐसा व्यक्ति ना, मतलब उसको सांप से डर लगता होगा। सांप या जो कीड़े मकोड़े रेंगने वाली जो भी चीज है उससे वो डरेगा। किसी कुंडली में है सूर्य राहु एक साथ, कारकांश कुंडली में, ये नवमांश कुंडली की बात हो रही है यहाँ पर। अरे है सर। तो ऐसा आपको लगता है? हाँ सर, बिल्कुल सर जी। लेकिन अगर उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भय नहीं होता, लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है ना तो ऐसी घटना हो सकती है। केवल 20% चांस है, 80% मान के चलिए अब ऐसा नहीं होता,
क्यों? क्योंकि देश काल पात्र लगाइए। अब हम लोग ऐसी जगह थोड़ी ना रहते हैं जहाँ पे गांव है। समझ में आगे बात नहीं आगे? अगर उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि है मेरे में तो है गुरु जी। तो आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो हमको भय नहीं होता है तब। तो आप उसमें देखिए शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है क्या? और शुक्र भी साथ में है। तो बस हो गई ना बात। वही तो पूरी लाइन तो सुनते आप। हमने बोला कि अगर सूर्य राहु है तो सूर्य राहु है तो फिर तो भय होता है, भय लगता भी है। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो फिर ये भय नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो वहां थोड़ी सी सोचना पड़ेगा। जैसे शनि केतु, अब राहु केतु तो हो ही गए, शनि हो गए, मंगल हो गए, तो यहां पर अगर ऐसा चीज आपको देखेंगे तो वहां थोड़ी सी वो चीजें बढ़ सकती है। मतलब वो किसी न किसी परेशानी में आ सकता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। और अगर जिसकी कुंडली में सूर्य राहु है उस पर अगर मंगल की दृष्टि हो जाए, सूर्य राहु पर यदि कारकांश में सूर्य राहु एक साथ हैं और मंगल की दृष्टि हो और कोई भी ग्रह और कोई ग्रह ना देखे, ध्यान रखिएगा क्या बोला हमने, अगर सूर्य राहु एक साथ हैं और उस पर मंगल की दृष्टि हो केवल और कोई भी ग्रह ना देखे, तो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति ना दूसरे के घर में आग लगाने वाला होता। आग मतलब वो वाली आग नहीं, समझ गए ना, मतलब कुछ ऐसा वो कर देगा कि दूसरे घर में लड़ाई होने लगेगी। कुछ लोग होते हैं ना कि भड़काने वाला गुरु जी। हाँ क्या भड़काने वाला गुरु जी, जैसे एक दूसरे को भड़का देना, लड़ाई लगवा देना। हाँ भड़काने वाला होगा या कुछ ऐसी बात कह देगा या कुछ भी ऐसा क्या कर देगा जिससे दूसरे घर में समस्या हो जाती है। हाँ, घर में झगड़े लगा देगा वो, घर में झगड़े लगाने वाला होगा, चुगली करने में। कुछ भी आप उसमें क्या सर, राहु है ना, राहु तो चुगली करवाएगा ही करवाएगा ना, राहु तो चुगली का काम ही करता है। हाँ जी, राहु तो चुगली का काम करेगा ना। केवल हम बोले कि सूर्य राहु अगर है और कोई और ग्रह ना देखे, केवल मंगल उसको देखे बस, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे घर में आग लगाने वाला होता है। मतलब ऐसे लोग से सावधान रहना चाहिए। और एक अच्छी चीज इसमें होती है कि ऐसा व्यक्ति ना अपने शत्रुओं को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। एक अच्छी चीज इसमें देखने को मिलती है, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को पूरी तरह से क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, और शत्रुओं को मारकर खुद भी मर जाता है। मतलब इतना तरह से उसको परेशान करेगा कि अपनी स्थिति भले खराब हो जाए लेकिन दूसरों को हम नुकसान करके ही छोड़ेंगे। ये इसका मतलब कि अपना हम कितने नुकसान में जा रहे मतलब नहीं है, लेकिन हम बदला लेंगे तो लेंगे, चाहे हम भले मर जाए। ये एकदम वाली स्थिति इनके साथ रहती। सूर्य राहु हो और उस पर मंगल की केवल और केवल मंगल की दृष्टि हो कारकांश कुंडली में, ये चीज वहां देखने को मिलती है। तो आप जब भी किसी कुंडली में ऐसी चीज देखें तो आप समझ लें कि ये व्यक्ति ना मतलब बदला लेने के चक्कर में अपने पूरे घर को बर्बाद कर दे। जैसे इसका कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है क्या? मतलब पुरानी किताबों में आपको मिल जाएगा, शकुनी। गुरु जी, हाँ शकुनी हो गए, सूर्य राहु, हाँ उनकी कुंडली मिले तो आप देखिएगा यही स्थिति थी। मतलब बर्बाद करने के चक्कर में अपना ही घर बर्बाद कर डाला, पूरा अपनी बहन का घर बर्बाद कर डाला। तो ये चीज और यहाँ पर आ गई, और देखो मार करके भी मर गया, तो ये भी चीजें यहाँ पर आती है। और अगर सूर्य राहु किसी की युति है, मतलब कारकांश कुंडली की बात हो रही है आज, सूर्य राहु युति है और उस पर बुध की केवल और केवल बुध की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होगी ना तो उसको कोई आग देने वाला, मतलब अब जो भी उसके रिवाज में, मुस्लिम है तो उसको दबाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हिंदू है तो उसकी आग देने वाला नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग की ऐसी मृत्यु हो जाती है, फेंक दिया जाता है उठा करके। तो सूर्य राहु की युति और बुध की केवल दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को
मतलब अब चूंकि किताबों में तो हिंदू के हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में आप ये समझेंगे कि ऐसे व्यक्ति का फिर जो लास्ट का क्रिमिनेशन होता है ना, अंतिम संस्कार, वो नहीं हो पाता। क्रियाक्रम नहीं हो पाएगा, हाँ जी, क्या अंतिम क्रियाक्रम नहीं होगा। हाँ, वही अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, क्रिमिनेशन नहीं हो पाता। गुरुजी ये तो हमारी कुंडली में है। कोई बात नहीं, ये बात हुए पढ़ते जाना है बस, ठीक है ना। और अगर शुक्र की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि अगर हो जाए, केवल शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को जलने का डर रहता है। सूर्य राहु की युति है और केवल शुक्र की दृष्टि है, तो व्यक्ति को थोड़ा जलने का डर रहता है। गुरुजी शुक्र यदि लग्नेश हो तो भी ऐसी दृष्टि का फल देगा? नहीं, जहां पूरे कारकांश कुंडली में कहीं पर सूर्य राहु हो, उस पर अगर शुक्र की दृष्टि हो, तो मैं बता रहा हूं, शुक्र के साथ किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि है तब ये काम नहीं होगा। जैसे सर आपने पिछला जो सूत्र बताया था उसके अनुसार सूर्य राहु पर बुध की दृष्टि है, हाँ, लेकिन बुध कारकांश का लग्नेश भी है। नहीं, उससे कोई दोनों फर्क नहीं, एक ही घर में होने चाहिए ना गुरुजी? जी, सूर्य और राहु एक ही घर में होने चाहिए ना? हाँ, एक साथ का मतलब सूर्य राहु एक साथ होने चाहिए और उस पर बुध की दृष्टि हो जाए। और किसी और ग्रह की दृष्टि है क्या? सर साथ में तो केतु है सिर्फ। किसके साथ में? बुध के साथ। बुध के साथ में, तो यानी केतु तो हम लोग दृष्टि में तो लेंगे नहीं। और कोई प्लेनेट नहीं है जिसकी दृष्टि आ रही? नहीं सर, किसी की दृष्टि नहीं आ रही। ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये समझ गए होंगे आप कि अगर बुध की दृष्टि हो तो उसको कोई उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति बदला लेने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेता है, रिवेंज, उसके लिए बहुत दिक्कत है, वो अपने पूरा घर को बर्बाद कर देगा। और अगर जो है शुक्र हो जाए तो वो व्यक्ति को थोड़ा सा अग्निभय होता है, अग्निभय हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया? सर वो जलने के आगे क्या करना? जी, क्या? अग्नि बह रहेगा। अग्निभय जलने जलने का डर रहेगा, ठीक है। देखिए आत्मकारक के नवांश में, आत्मकारक जो भी नवांश है, आत्मकारक के साथ अगर केतु आ जाए और तथा पाप ग्रह उसको देखते हो, शनि राहु, मतलब राहु तो केतु आ गया तो राहु का तो बोला मंगल देखते हो, तो मनुष्य को कान का रोग होता है, तो व्यक्ति को कान का रोग होता है। देखिए आत्मकारक के साथ किसी का केतु है क्या? आत्मकारक जो भी ग्रह है आपका, उसके साथ कोई केतु बैठा है क्या? ना आपके? किसी नहीं, किसी के नहीं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी शर्मा जी। जिसका भी ये सब किताब में होगा आपकी इतना डिटेल में तो नहीं होगा, अब ये डिटेल में आगे लिखा जा रहा है। ये सब तो नोट्स हमारे हैं, उसी से नोट से लिखे जा रहे हैं सब। मेरे हस्बैंड की कुंडली। अच्छा, तो उनको क्या कान का रोग है क्या? कान का रोग है क्या? कान में दिक्कत होती है? कान कुछ कटा उटा हो ऊपर नीचे? ऐसा तो सब कुछ नहीं है। खैर, ये आगे समस्या हो सकती है कान की। जिसका भी आत्मकारक के साथ, क्योंकि उसका रीजन है केतु ना कान का कारक है, और आत्मकारक के साथ केतु आए तो कान में समस्या तो देगा ही देगा। स्थिति होगी क्या जी गुरु जी से जन्म से छेदा हुआ तभी ऐसी स्थिति होगी। आवाज ना आप नहीं कान में छेद है। आपका जो माइक है वो बहुत खराब है, एकदम गुरुजी ये क्लियर कह रहे हैं कि अगर किसी ने ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कान छिदवा लिया हो तो भी यही स्थिति रहेगी।
वो देखिए एक अच्छा बताते हैं, अगर न केतु के कारण किसी को समस्या आती हो तो उसका उपाय गुरु का उपाय कर ले, वो लाल किताब के अनुसार। अब केतु अगर किसी का थर्ड हाउस है ना तो उसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम रहेगी, स्पाइनल की प्रॉब्लम रहेगी, ये सब दर्द करेगा इसे। तो ना उसका उपाय बताया जाता है कि चूंकि केतु जो है, केतु का ना गुरु से उपाय किया जाता है। केतु का उपाय किसके द्वारा किया जाता है? गुरु के द्वारा। और गुरु का रत्न क्या है? मतलब रत्न बोल रहे हैं। गुरु की धातु क्या है? सोना। पीतल नहीं, सोना, गोल्ड, सॉलिड गोल्ड। और केतु क्या है? कान है, केतु कान है। तो जो लोग कान में छिलवा के सॉलिड वाला सोना पहनते हैं, सॉलिड, खोखला नहीं होना चाहिए, हॉलो नहीं होना चाहिए, तो उनको ना फिर केतु परेशान करना बंद कर देता है। जिनको भी कमर दर्द, लेकिन केतु थर्ड हाउस होगा तभी ये प्रॉब्लम आती है, ये नसों की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, कमर दर्द। तो केतु की प्रॉब्लम ना, केतु का उपाय गुरु के द्वारा करना चाहिए। तो ये एक अच्छा उपाय, बहुत अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। तो जो लोग ये छिलवा लेते हैं तो उन्होंने केतु को तो वैसे भी भंग कर लिया अपना, मतलब वहां कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ गई। लेकिन हमारा ये कहना है कि केतु कान का कारक हो गया, और केतु अगर आत्मकारक ग्रह के साथ आ गए तो आत्मकारक ग्रह के साथ आने का मतलब क्या? उनको कान में समस्या होगी। अब कब होगी? हो सकता है अगर बचपन से नहीं हुई तो बाद में भी हो सकती है समस्या, या कानों में दर्द भी हो सकता है, या कानों में कब, दशाओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी नहीं हुआ तो बाद में इसका तय होता है। क्या कानों का बहना, ना सुनाई देना, बहुत सारी समस्या हो सकती है, दर्द भी होता है कभी कभार। एक लोग बोलिए, क्या बोल रहे हैं? केतु गुरुदेव लगन कुंडली में तीसरे भाव में होते हो क्या? हाँ जी। लेकिन अभी तो जो मैं सूत्र दे रहा हूँ वो तो कारकांश कुंडली में दे रहा हूँ। आत्मकारक ग्रह के साथ अगर केतु है तो वहां पर आपको ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है। बाकी थर्ड हाउस में जिसके केतु हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि गुरु का उपाय कर लें। गुरु जी, एक आपने उपाय बताया, आपने वो बताया था रूल, सूर्य के साथ शनि हो, आत्मकारक सूर्य हो, शनि साथ में हो तो वो पैतृक काम करता है जी। वो रूल मेरे पे लागू हो रहा है जी पूरा। अच्छा, तो आप पैतृक काम करते हैं ना? हाँ जी। मतलब आपके पिताजी का हो या दादाजी का हो वो काम आप? दादाजी का भी पुजारी का काम था, पिताजी का भी वही मैं कर रहा हूँ। ठीक, सही रूल लग रहा है। अच्छा, तो रूल लगते हैं, अप्लाई करने वाली बात है ना। या अगर आप ये काम नहीं करते ना तो आपका बार बार मन वही करता कि पिताजी वाला काम कर ले। हाँ जी, पहले मैं कंपनी में जॉब करता था, बार बार वही मन करता था जी। हाँ, बस वो करेगा, वो चीज वहां अप्लाई होती है। तो ये चीजें और थोड़ा ध्यान देने। तो केतु वाला आप समझ गए, केतु वाला पॉइंट। अब अगर मान लीजिए आत्मकारक ग्रह के साथ केतु है, अरे वो कहा अभी जिसने बोला था कि उसके हस्बैंड का है, तो किसने बोला था? ये किसने बोला था? मैंने बोला था। हाँ, अच्छा। तो उस पे किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है? आत्मकारक ग्रह के साथ सर उसमें सर 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु। हाँ, तो कहाँ से हो? हाँ, इसीलिए नहीं हो रहा है ना। हमने बताया केवल अगर आत्मकारक के साथ केतु आ जाए तब ये बात अप्लाई होगी, इसीलिए नहीं हो रहा था। ठीक है ना? हाँ, तो हमको भी लगा कि फार्मूला गलत है क्या? नहीं, सही है फार्मूला। तो अब एक चीज और वहां पे देखनी है, अगर उसी केतु पर ना बुध और शनि की दृष्टि हो जाए, पहले तो बुध और शनि की बाद में बात करेंगे, उस पर अगर शुक्र की दृष्टि हो जाए, केवल शुक्र की दृष्टि हो या शुक्र वहीं पर आ जाए, यानी कि आत्मकारक के साथ केतु हो
और केतु पर शुक्र की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ना थोड़ी उम्र के बाद क्या करता है, दीक्षा ले लेता और सन्यासी हो जाता है। जैसे नहीं बहुत सारे लोग जो दीक्षा लेकर के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देते हैं, उनमें यही होगा, क्योंकि केतु सन्यास का कारक है ना। तो आत्म कारक के साथ अगर केतु है और उस पर अगर तो शुक्र संन्यास जैसे नहीं है, वो पूरे नहीं है। शुक्र का वहां पे कुछ है क्या इफेक्ट? शुक्र का ऐसा तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो रिसर्च करते हैं बस। अब तो नहीं, शुक्र का कोई इफेक्ट नहीं है तो वो तब ये चीज नहीं होगी। एक्चुअली केतु ना संन्यास का ही कारक है। केतु जो है अध्यात्म का एक ग्रह है, तो अध्यात्म का एक ग्रह तो व्यक्ति के अंदर अध्यात्मता तो आएगी। अगर आत्म कारक के साथ केतु जुड़ गया ना तो ऐसा व्यक्ति भगवान को मानेगा नहीं, लेकिन भगवान को समझने की कोशिश करेगा कि भगवान है कौन, यानी रूढ़िवादिता से हट करके उसको समझने की कोशिश करता है। ऐसे नियम नहीं मानेगा कि बृहस्पतिवार को ये नहीं करना चाहिए, शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, ये नियम नहीं मानेगा। उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर केतु वहां पर अच्छे हुए तो वो लॉजिक ढूंढ भी सकता है। ये है केतु, ठीक है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा था कि अगर आत्मकारक के साथ केतु और उस पर शुक्र की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आगे चल के घर, और अब संन्यास का मतलब ये हुआ कि घर छोड़ दिया या घर छोड़कर अलग हो गया, या किसी मतलब से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद जो है वो अपना अलग हो गया। ये भी आजकल के कंटेक्स्ट में कहा जा सकता है, ठीक है सर। ऐसी सर मेरी है, लेकिन मेरे में दिख नहीं रहा कुंडली में ऐसा कुछ। तो आगे आने वाले समय में कुछ हो सकता है। इसमें गुरुजी परिवार से ही मतलब न रखे, बिल्कुल। हाँ, परिवार से मतलब, जी परिवार से मतलब ना रखे, परिवार को छोड़ दे, या परिवार में जो हो रहा है करे भाई होने तो हम अपने हिसाब से हम जी रहे, वैरागी जीवन टाइप का हो जाए, वैरागी हो जाए। एकदम सही बात, यही मतलब है, ठीक है। अब अग्रसर, क्या पक्ष के लिए अग्रसर, मैं आपकी आवाज नहीं समझ में, क्या बोला आपने? अब मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो देखिए एक सेकंड चीज हो गई। मोक्ष तो बाद की बात है, मरने के बाद मोक्ष देखा जाता है ना। हम लोग तो भाई जीवन की बात कर रहे हैं। मरने के बाद तो कोई कुंडली नहीं कुछ बताती, मतलब बताती तो बहुत कुछ है, लेकिन सत्यता की जांच नहीं हो सकती जी। अब आइए जरा, एक बहुत निगेटिव चीज होती है, अगर किसी भी व्यक्ति का आत्मकारक के साथ केतु है, किसी भी व्यक्ति का आत्मकारक के साथ केतु है और उस पर बुध और शनि की दृष्टि हो, बस और किसी की ना हो, बुध और शनि की दृष्टि हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति ना उसको मतलब जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको नपुंसक टाइप का होता है। उसको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बुध और शुक्र कि नहीं, बुध और शनि, शुक्र नहीं। एक्चुअली बुध तो वैसे भी हो गए, और शनि वहां तो वो काम करने नहीं देगा, मतलब भौतिक सुखों को लेने नहीं देगा वो शनि। जी क्या रिपीट करिए सर। हाँ, रिपीट कर दे रहे। हम कह रहे हैं अगर आत्मकारक के साथ केतु है और उस पर बुध और शनि की दृष्टि है और किसी की नहीं होनी चाहिए, तो फिर ऐसा व्यक्ति नपुंसक होता है। ऐसा व्यक्ति नपुंसक होता है, ठीक है ना। अरे कुंडली मिला के कहते हैं ये सूत्र काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। जब भी आप कुंडली मिलाएं तो कुंडली मिलान में ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। कारकांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली है, हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी देती है। बहुत सारी चीजों की जानकारी, ऐसी चीजों की जानकारी मिल जाती है जो कि क्लियरिटी आ जाती है। अब एक और अच्छा सूत्र, एक अच्छा और सूत्र दे रहे हैं हम आपको कि यदि अगर आप जैसे देखिए, ये जो मैंने अभी सूत्र दिया ना कि आत्मकारक के साथ केतु है, मुझे याद है कि एक कुंडली मैंने कुछ साल पहले देखी थी, उसमें यही कंडीशन थी। तो मैंने कहा कि इनको ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है,
मतलब कि थोड़ी सी गुप्त रोगों की इनको समस्या आ सकती है। तो कहते हैं ऐसा तो नहीं, हमारा तो एक लड़का है, लेकिन फिर बाद में ही मतलब कि उनकी वाइफ के थ्रू पता ये चला कि बाद में उनको वो समस्या आ गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में समस्या ना हो, बाद में समस्या बन जाए। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये होता है ना कि जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी और गोचर में ऐसी स्थितियां पैदा होंगी, तब वो चीज रोग आ जाएगा। कभी कभी ये रोग जन्मजात होता है और कभी कभी रोग अचानक आ जाता है। कभी कभी ये रोग अचानक आ जाता है। तो ये रोग जो अचानक आता है कुंडली में तो आप जी कुंडली में देखने के बाद आप बोल नहीं सकते। कुंडली में आप तो नहीं बता सकते उनको पहले ऐसे। नहीं बताइए, बिल्कुल बताइए, कह रही समस्या आएगी, क्यों नहीं आएगी? अब ये समस्या कब आएगी वो उसको कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। लेकिन ये अगर देखें ग्रह की जो दशा होती है और गोचर हमको क्या परिणाम देती है, जो हमारी कुंडली में योग है उन्हीं को ही वो फलीभूत करती है। वैसा थोड़ी ना कि हमारी कुंडली में योग नहीं और दशा आ गई तो हमको वो चीज मिलेगी जिसके योग ही नहीं हमारे अंदर। ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि पहले कुंडली में जी क्या ये बुध और शनि की दृष्टि है या आत्मकारक बुध है और उसके साथ में शनि केतु बैठे हुए हैं? एक ही ग्रह में? नहीं, फिर सुनिए, आत्मकारक ग्रह कोई भी हो, उनके साथ यदि केतु आ जाए, ठीक है, और उन पर बुध और शनि की दृष्टि हो जाए, उन पर बुध और शनि कुंडली है मित्र की जी, और उसमें आत्मकारक बुध है और उसके साथ में शनि और केतु बैठे हुए हैं। शादी के 8-9 साल हो गए, अभी तक लड़का वगैरह नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, और समस्या होगी, भले वो आपको ना बता रहे, समस्या जरूर होगी। ये ग्रह के साथ में होने पे भी होता है या दृष्टि से होता है? नहीं, दृष्टि का मतलब हो कि इफेक्ट आ जाना, या साथ हो या दृष्टि आ जाए, एक ही बात होती है ना। मतलब हम लोग जो कर रहे हैं कि सबका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट ले रहे हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए ये सूत्र उसमें लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तभी तो मैंने आपको एक अपना एक्सपीरियंस सुनाया। वैसे हमारे जो नोट्स में वही सूत्र हमारे पास हैं जो लगते हैं, हमारे पास ऐसे सूत्र ही नहीं जो नहीं लगते। वो जहाँ कितना लगता तो मैं बता देता हूँ। बात हो रही है ना जी क्या कारकांश के लगने से बात हो रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल कारकांश कुंडली में बात हो रही है। ध्यान पूर्वक समझना है और ध्यान पूर्वक लगाना है। कभी कभी उल्टा मत कर जाइएगा कि कारकांश कुंडली की बात आप जन्म लग्न में लगा दीजिए, जन्म लग्न कुंडली की बात कारकांश में, ऐसा नहीं होगा। कारकांश कुंडली की बात चल रही है और मैं वो बता रहा था कि उनको शुरू में समस्या नहीं थी लेकिन बाद में समस्या आ गई। तो जैसा भी संजय जी बोल रहे थे कि हम देख के नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते, क्योंकि अगर उस कुंडली में ऐसे योग हैं तो वो समस्या आनी है कंफर्म। कब आएगी ये दशा और गोचर बताएंगे, तो वो अभी हम आने वाले समय में उनको कवर करेंगे। लेकिन पहले हमको ये पता तो हो कि व्यक्ति की कुंडली में क्या क्या चीजें पता लग रही हैं। तो इसी प्रकार से मतलब क्या मैंने बताया कि अगर आत्मकारक के साथ केतु आ जाए और उस पर बुध और शनि की दृष्टि हो, युति हो, दोनों चीजें चलेंगी और किसी और ग्रह की कुछ ना हो, तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया और एक एग्जांपल आप ही की साथ में एक लोग थे तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कुंडली है जो ये समस्या दिखा रही है। बिल्कुल दिखाएगी। एक और आपको बहुत अच्छा सूत्र देते हैं। किसी भी व्यक्ति की आत्मकारक ग्रह के साथ केतु हो जाए, आत्मकारक ग्रह के साथ, अब आत्मकारक कोई भी हो सकता है, आत्मकारक के साथ केतु हो जाए और यदि बुध और शुक्र उस आत्मकारक ग्रह को देख ले या उनके साथ बैठ जाए, बुध और शुक्र, तो ऐसा व्यक्ति ना मतलब कि या तो मदर या तो फादर कोई दूसरी की संतान होगा। मतलब या तो मतलब माँ की 2 शादियां होंगी तो दूसरे से हुआ है या पहले से हुआ है, या पिता की जो कोई जिस माता के साथ है वो दूसरे पिता की संतान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये वाला, जिससे आप बहुत तुरंत बता सकते हैं। एक बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले मतलब 2005 या 6 की बात है। तो हमारे पास एक कुंडली आई
मतलब उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो ना गोद लेना चाहते थे, गोद, एक बच्चा गोद लेना चाहते, तो उन्होंने मुझे 4-5 कुंडली दिखाई कि किसमें से इस बच्चे को गोद लिया जाए। मैंने ये फार्मूला इस कुंडली में देखा, हमने कहा इसी को ले लीजिए, कह रहे इसी को तो मेरा मन है लेने का, तो हमने कहा इसी को ले लीजिए। उसमें ये फार्मूला लग रहा था, यानी वो बच्चा अब उन्हीं दोनों माता पिता की संतान नहीं है, किसी और की है। अब वो कभी अब तो बड़ा हो गया, वो बड़ी लड़की है, वो तो बड़ी हो गई, अब बहुत पहले की मैं बता रहा हूँ, 2004 और की 4 से शायद पहले की घटना, नहीं 4-5 की हो गई, 4-5 की घटना है जी। क्या एक बार दोबारा बोलना। हाँ सूत्र तो अभी भी लगता है उनकी कुंडली में, अभी भी लगता है, मतलब सूत्र जो आप बता रहे हैं गुरु जी, हाँ तो जैसे आप कुंडली उनकी देखे निकाल के देखें तो वो सूत्र अरे बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उसकी कुंडली होगी हमारे पास, कहीं हम निकाल के आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत पहले 4 की घटना हो गई ना, 2004 या 5 की घटना है, तब तो हम ऐसे डाटा भी हमारे पास नहीं होता था। हाँ, लेकिन वो उसमें लग रही थी। अब हाँ, रिपीट कर देते हैं। मतलब कि हमने बोला कि आत्म कारक के साथ यदि केतु आ जाए और उस पर बुध और शुक्र की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति जिस माँ बाप के साथ है उसकी संतान नहीं होगा, या तो माँ कोई अलग होगी, या तो पिता अलग होगा, या तो दोनों ही अलग हो सकते हैं, या तो दोनों ही अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। अब वो तो काफी बड़ी हो गई, मतलब क्योंकि जहां हम रहते थे कानपुर में, कॉलोनी में रहते, मतलब हमारा घर है, वहीं की घटना है। तो लेकिन आज तक उस लड़की को पता नहीं, उस लड़की को आज तक ये बात पता नहीं कि ऐसा हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब आपके सामने वो मतलब ऐसी कोई कुंडली आए तो आप एक बार पूछ जरूर लीजिए कि क्या ऐसा कोई है। और ऐसा नहीं कि आप घबराइए नहीं, आपने पूछा उसने मना कर दिया। देखिए, मना करने के 2 रीजन हो सकता है, उसको पता ही ना हो, और दूसरा रीजन है कि वो बताना ना चाह रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका फार्मूला गलत है, फार्मूला सही है, फार्मूला सही है। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही रवि जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है, रवि जी नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी आपकी। अवैध संबंध से अगर उत्पन्न हो बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। हमने बोला ना, या तो माता दूसरी हो, या तो पिता दूसरे हो, या तो माता पिता दोनों दूसरे हो। अब उसी जब माता दूसरी है तो मतलब उसी को आप, या पिता दूसरे हैं तो उसी को तो आप अवैध संबंध कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। अब वो अवैध है कि वैध है, ये तो एक सेकंड मैटर है, उस पर हम लोग नहीं जाते। हम लोग जो फार्मूला वो उस पर ध्यान देते हैं। वो तो फिर एनालिसिस हो गई कि भाई क्या हुआ होगा, उससे हम लोग क्या मतलब, कैसे क्या हुआ हो। हमारे सामने एक कुंडली आई, मैंने ये देखा, ये बता रहे भाई ऐसा है या नहीं है। या तो वो कहेगा नहीं है तो आप समझ लेना वो छुपा रहा है, या अगर यह बोलेगा नहीं है, उसको हो सकता पता ना हो। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और देखी जाती है, जिस पर ये जो मैंने अभी बात बताई ना, जिस पे मैंने बात बताई, इसको आप ना बिना कुंडली देखे ही समझ सकते हैं। कैसे? वो कोई बात 2 बार बोलेगा, यहाँ यहाँ पढ़ो पढ़ो, ऐसे 2 बार वो बात बोलेगा, उसमें भी यही योग होते हैं। तो बिना कुंडली देखे भी आप समझ जाइएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसमें बहुत कंफर्म मैं नहीं हूं, लेकिन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आत्मकारक के साथ केतु हो और उस पर बुध और शुक्र की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति ना कोई बात 2 बार बोलता है, ठीक है। बुध और शुक्र दोनों ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए गुरु जी जी, कोई भी ग्रह का। हाँ जी, बुद्धि या हाँ जी, कोई एक ग्रह का भी चलेगा। दोनों ग्रह की। जैसे शुक्र का है, बुध का नहीं है, तो ये लागू नहीं होगा, तब नहीं लागू होगा ये शुक्र जी। अच्छा, दोनों ग्रह की दृष्टि होनी जरूरी। युति या दृष्टि, दोनों हो सकता है, युति भी हो सकती है, दृष्टि भी हो सकती है। किताबों में तो दृष्टियां लिखते हैं, लेकिन युति भी देखने को मिलती है। और अगर आत्मकारक के साथ केतु हो ना,
और उस पर केवल और केवल शनि की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति 4th क्लास एम्प्लॉय होगा, चपरासी होगा। नीचे जो 4th क्लास एम्प्लॉय हो गए ना, ऐसा व्यक्ति वो काम करता है। ऐसा व्यक्ति 4th क्लास एम्प्लॉय होता है। आत्मकारक के साथ गुरुजी केतु हो और उस पर केवल और केवल शनि की दृष्टि हो बस, या शनि बैठ भी जाए तो भी चलेगा। तो शनि बैठ जाए तब भी वहां पे ये बात आप देखने को आपको मिलेगी। और कभी कभी 4th क्लास एम्प्लॉय नहीं होगा, लेकिन वो एक तपस्वी होगा। ये भी वही, क्योंकि शनि तो आइसोलेशन देंगे ना, या तो 4th क्लास एम्प्लॉय होगा या तो तपस्वी होगा। मतलब तपस्वी समझ गए ना आप लोग, आइसोलेट रहेगा, मतलब अपने से मतलब रखेगा वो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आत्मकारक ग्रह को शनि देखे, केवल केतु हो या ना हो कोई मतलब नहीं, केवल शनि देखे, तो वहां पर क्या आपको देखने को मिले, केतु हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। तो ऐसा व्यक्ति ना जो सन्यासियों का वेश धारण करता है लेकिन वो सन्यासी होता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ढोंगी होते हैं। हाँ, ढोंगी होते हैं, एकदम सही बात। सन्यासी का वेश धारण करेगा, लगेगा कि भाई ये है वो है, और लेकिन वो होगा। युति हो तो हाँ, युति भी चलेगी। बुध बोले सॉरी, आत्मकारक के साथ केतु हो जाए, उसमें शनि की दृष्टि हो जाए, केवल शनि। केतु वाला थोड़ा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो फिर ना ऐसे में जो व्यक्ति जो है सन्यासी का वेश जरूर धारण करता है, बट वो सन्यासी होता नहीं है, मतलब उसके कोई संस्कार आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ जो संस्कार वाले बाबा अभी पकड़े गए ही क्या है तो मिलेगी। आजकल के सभी बाबा ऐसे होते हैं। हाँ, पता नहीं क्लियर नहीं हो रही। थोड़ा ना आपका जो माइक है ना वो थोड़ा दूर रख के बोलेंगे तो ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। आजकल सबके 2 ही चेहरे हैं, इसका एक चेहरा है, बोलो। हाँ, बात सही है। बाबा लोग की कुंडली पहले देखे तब बाबा बना है। बाबा लोग की कुंडली में देखे तो बाबा बना है, मतलब गुरु जी मैं कह रहा हूँ उनको जो गुरु जी बनाना तो पहले उनकी कुंडली देख ले। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, सही बात है। हाँ गुरुजी हाँ जी, ऐसा तो पहले सन्यासी है, बाद में वो फिर ड्रेस में जा रहा, तो ये भी इससे लक्षण देखे जा सकते हैं। क्या पहले वो सन्यासी हो बाद में क्या हो जाए? फिर वो गृहस्थ में चला गया, तो क्या ऐसा उसकी कुंडली में होगा? ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी, क्योंकि वो अंदर से सन्यासी है ना, ऊपर से दिखावा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गृहस्थ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ऐसा एक है ना, इसलिए। अच्छा, तो उनकी कुंडली में ऐसा योग है क्या? नहीं गुरुजी, उनकी कुंडली तो हमने नहीं देखी, क्योंकि टाइम नहीं क्लियर है उनको, इसलिए। अच्छा, लेकिन ये योग लगेगा वहां पर। जी जी, बाबा जेल में पड़ रहे हैं। हाँ, सही बात है। जो बाबा भी पिंजरे में है, उनकी कुंडली में ऐसा योग हो सकता है। हो सकता है। अब आइए जरा कुछ ऐसे योग, कारकांश कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, उससे बहुत सारी बातें पता चलती हैं। मतलब ऐसी बात पता चलती है जो आप ही देख सकते हैं, मतलब उसके मन की बात आप निकाल लेंगे।
मतलब वो जो किसी को नहीं बताना चाह रहा। जैसे देखिए सर, जो पकड़े गए वो चोर है, नहीं पकड़े वो कुछ नहीं, सब संत है। सब बाबा पकड़े गए वो ऐसा उसका मतलब ये नहीं है। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि मेन दो है, हम ये बात नहीं वो बोल रहे हैं ना, उनको बोल रहे हैं। अच्छा, हमारा ये कहने का मतलब हम लोग तो ज्योतिषी हैं, हमारे सामने किसी व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग समझ जाएंगे। वो तो एक अलग बात है कि आपकी बात प्रूफ हुई नहीं। हाँ जी सर। हाँ, तो एक ऐसे ही में आएगा ना सर ये? बुक में ये सारी बातें जो दूसरी बुक में है उसमें लिखी जो जा रही है उसमें ये सारी बातें, ठीक है। अब इसमें वो बुक मिलेगा ना हमें? ये मिलेगा, सब मिलेगा, हम थोड़ा पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे उसको। हाँ ना, अब देखिए कुछ बहुत अच्छा है गुरु जी, बहुत अच्छा है ये। हाँ ना, ऐसा कि ये सभी जो सारे गुरुजी, क्या जी? गुरुजी, हाँ जी, ये सभी सूत्र आपको बता रहे हो, हाँ ये सब आप बुक में आना चाहिए गुरुजी, तब मजा और आ जाएगा। हाँ, ये दूसरी बुक में लिख रहे हैं, दूसरी बुक में दे रहे हैं, और उसमें एग्जाम्पल भी देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बुक में आए, दूसरी बुक में आए, तीसरी बुक में आए, लेकिन आना चाहिए। नहीं, अरे हम ये एक्सपीरियंस वाली जो चीजें हैं वो तो सभी को पता चले, वही फायदा है ना। हम क्या करेंगे रख करके, तो इसीलिए तो सबको आपके सारे एडिशन प्री बुक हो जाएंगे सर, आपके सारे एडिशन जितने होंगे। चलिए बढ़िया है, एडवांस बुकिंग। चलिए बढ़िया है, आने दीजिए पहले, एक तो पहली निकल नहीं रही है, बाकी सब रुके पड़े हैं काम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं, ये आपको आजकल की लाइफ में बहुत बढ़िया आसानी से आप देख लेंगे। आप भले उनके सामने ना बोले लेकिन आप समझ जाएंगे। क्या? कारकांश कुंडली से दूसरे या नवम, यानी कारकांश लग्न है, वहां से दूसरे में या नवम भाव में, दूसरे भाव में या नवम भाव में, ध्यान रखिएगा। देखिए नवम भाव ना क्या होता है, जो घर में फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन उसका भी होता है, यानी घर में जो क्या मांगलिक कार्य होते हैं ना, उसका भी नवा भाव है, ठीक है। नवा भाव मांगलिक कार्य का भी होता है। तो जब ना वर्षफल कुंडली में नवम भाव में गुरु आ जाते हैं ना, गुरु या शुक्र आ जाते हैं, तो कहते हैं कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा या नवम भाव की स्थिति अच्छी हो जाए। तो खैर वो तो एक अलग पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनिए। कारकांश में दूसरे भाव में या नवम भाव में शुक्र मंगल का वर्ग हो, वर्ग क्या होता है कि शुक्र मंगल खुद ही हो जाए, या शुक्र या मंगल की राशि आ जाए, मेष, वृश्चिक, वृषभ, तुला, तो उसको वर्ग कहते हैं। शुक्र मंगल का वर्ग मतलब समझ गए ना, यानी यो या तो वो ग्रह हो जाए, या उनकी राशि आ जाए, या उनकी दृष्टि हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति ना अपनी स्त्री के साथ साथ दूसरी स्त्री, और अगर लड़की होगी तो दूसरे पुरुष से उसका कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। एक बार पुनः दोहराएंगे गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कारकांश कुंडली से दूसरे भाव या नवम भाव में शुक्र और मंगल, मतलब ऐसा नहीं कि केवल शुक्र ही देख लिया आपने। शुक्र, मान लीजिए शुक्र ग्रह बैठे और मंगल की राशि है, मंगल ग्रह बैठे हैं, शुक्र की राशि है, शुक्र मंगल की दृष्टि हो गई, शुक्र मंगल वहीं बैठ गए। अब पता चला, ऐसे मत लगाइएगा कि दूसरे भाव में शुक्र है, नवम भाव में मंगल है, तो कोई मतलब नहीं इसका। दोनों एक ही घर में हो, दोनों एक ही घर में हो, या तो दूसरे या तो नवम। समझ में आ रही बात नहीं? तो ऐसा व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति को, जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं, उसका संबंध अपने पार्टनर के साथ साथ दूसरे पार्टनर से भी होगा, मतलब उसका कोई दूसरा लाइफ पार्टनर होगा या संबंध होगा। गुरुजी दोनों ग्रह एक साथ रहने चाहिए, मंगल और शुक्र भी रहने चाहिए, उनकी राशि आ जाए, एक ग्रह हो दूसरे की राशि हो जाए, दृष्टि आ जाए। अब किसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा, जिसमें ग्रह बैठ जाए वो ज्यादा इफेक्ट डालेंगे जी।
तो समझ में आ गया ना आपको। तो ऐसा व्यक्ति के पार्टनर के साथ साथ कोई और भी उसके साथ, किसी के साथ उसके संबंध होंगे, ठीक। और ये दलचंद जी आवाज बंद कर लीजिए। हम अगर शुक्र और मंगल की युति या दृष्टि वहां हो जाए, शुक्र और मंगल की कारकांश लग्न से दूसरे या नवम में, अभी मैंने बताया वर्ग हो, वर्ग में सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन अगर शुक्र और मंगल वहीं आ जाए दूसरे और नवम भाव में, या तो दूसरे में या तो नवम भाव में, तो ऐसा सिलसिला कुछ समय के लिए नहीं होगा, जीवन भर चलता रहेगा। ऐसा सिलसिला जीवन भर के लिए चलता रहेगा। एक आएगा या एक आएगी, दूसरी आएगी, दूसरी चली जाएगी, आएगी, मतलब समझ गए आप लोग, तो तीसरा आएगा, वो चलता रहेगा ऐसा सिलसिला, चलते रहेगी। एक बार फिर से बोल दीजिए। हमने बोला कि अगर कारकांश कुंडली के दूसरे भाव या नवम भाव में शुक्र मंगल आके बैठ जाए, वो तो बहुत पावरफुल योग बन गया अब तो ऐसा सिलसिला ना चलता रहेगा जीवन भर। आपको याद हो, मैंने कुछ समय पहले आपको एक कुंडली दिखाई थी, जिस जो एक लड़की थी वो घर से चली गई थी, भाग गई थी, याद है आप लोग? उसमें शुक्र मंगल ही तो था। शुक्र और मंगल बाजारू मामला है, भावनात्मक मामला नहीं। एक होता है भावनात्मक प्रेम होता है और एक होता है बाजारू प्रेम होता है। तो बाजारू प्रेम ही शुक्र मंगल है जी। मिला भी काम आएगा जी। क्या आएगा ना? आवाज कट रही है। ये सूत्र कुंडली मिलन में भी चलेगा ना? वो तो जितना आप लगाएंगे लगा लीजिए उतना अच्छा होगा, जितना लगा लीजिए उतना मेरे लग्न में बैठक जी तो क्या है? क्या क्या कारकांश में क्या कारकांश में लग्न में ही शुक्र मंगल बैठा हुआ है। नहीं, लग्न में नहीं, दूसरे और नवम भाव की बात हो रही है। कारकांश लग्न से दूसरे भाव या नवम भाव जी। हाँ, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो योग कम हो जाएगा, वो कुछ तो वो योग कम हो जाएगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो योग कम हो जाएगा। और अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो गई तो आप समझ लीजिए कि वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी और दूसरों के सामने उजागर भी हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ गुरु जी कि कारकांश कुंडली जरूर देखनी चाहिए। अरे भाई, इसको तो जैमिनी ने भर भर के बोला है, पराशर ने तो अपनी किताबों में लिख डाला ये सारी बातें, मतलब बातें नहीं, मतलब पराशर ने बताया कि कारकांश कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी इस वक्त भारतवर्ष के महान ज्योतिष हैं, बिना कारकांश के कोई बात ही नहीं करते। वो कारकांश कुंडली वो कुंडली है जो आपके अंदर की बात को समझेगी। कुछ लोग के मुंह से आपने सुना होगा कि नौमांशा चार्ट जो होता है वो व्यक्ति का प्रॉमिस बताता है, मतलब वो व्यक्ति जीवन में अपने लाया क्या है, वो क्या रहा छोड़ो, लाया क्या है वो बताता है नौमांशा। आप देख रहे हैं वो बहुत सारी डीप बात निकलती है इससे, इसीलिए कारकांश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप समझो, जिस चीज को पराशर भी कह रहे हैं देखने को, जैमिनी भी कह रहे हैं देखने को, तो मतलब हल्की चीज थोड़ी ना होगी वो हल्की चीज तो नहीं होगी। आखिर इतने बड़े विद्वान आदमी और एक नहीं दो लोग कह रहे हैं उसको देखने को, तो हल्की जी। गुरु जी, कारकांश कुंडली बाकी की कुंडली की वजह से नहीं आती क्या? डायरेक्ट निकालना पड़ती क्या? हाँ जी, हाँ, ये तो बनाना बहुत आसान है। आप नौमांशा कुंडली में जाइए, जो आत्मकारक ग्रह है उसको लग्न बना लीजिए, बस वही कुंडली हो गई। आपको नौमांश के ही ग्रह लेने हैं, नौमांश के ही ग्रह घुमा दीजिए, उसको घुमा दीजिए लग्न में बिठा के, बस और कुछ नहीं करना। हो गया आत्मकारक ग्रह को लग्न में बिठा रहा है। बस नौमांश कुंडली में आत्मकारक को आप लग्न में बैठा के पूरी कुंडली ड्रॉ कर लीजिए। ये नौमांशा कुंडली है, पूरी कुंडली को घुमा दीजिए। इस प्रकार से सभी कारक ग्रह के कारकांश बन सकते हैं।
जैसे आप हम आपके सभी का देखिए, आत्मकारक हम हैं, हम। अब अमात्य कारक आपका प्रोफेशन है, आपका पैसा है, उसकी क्या कुंडली बनाएगी? क्योंकि कमाने वाले तो आप है ना, आपका आपको ही कमाना है ना, तो आप वो आत्म से अमात्य को देखेंगे ना। बात समझ गए नहीं समझ गए? जैसे जैसे जन्म कुंडली आपकी है ना, अब आप कहें हम अपने हाथ की जन्म कुंडली बनाएंगे, तो हाथ में कौन सा भाव हुआ? थर्ड हाउस हुआ, भुजाएं। तो क्या करेंगे? हम अपने हाथ की बनाएंगे, हम अपनी देखेंगे कि अपने हाथ की कुंडली देखेंगे? समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बात। हाँ, बाकी दिमाग आपने अच्छा चलाया था कि ऐसा होना चाहिए। कुछ जगह मैं ये बात बताऊंगा आपको, लेकिन आप बात समझिए कि आत्मकारक से ही क्यों बोला गया। क्योंकि आत्म मतलब आत्मा, हम स्वयं, सेल्फ, हमारी आत्मा से कहाँ का कनेक्शन हुआ पड़ा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि गुरु जी जी बताइए। गुरु जी, एक प्रश्न है। जैमिनी में मासुक आप अपना बदल थोड़ी सही करिए। जैमिनी में गुरु जी हमारे शुक्र जो है ज्ञातकार है, जन्म कुंडली में वो हमारे भाग्य है, तो उससे क्या फल होगा गुरु जी? आपके ज्ञाति कारक गुरु है ना? शुक्र है गुरु जी, उसमें जन्म में नहीं, ज्ञाति कारक तो एक ही होंगे, ज्ञाति कारक तो एक ही होंगे। जैमिनी से ही ज्ञाति कारक देखा जाएगा, शुक्र है नहीं तो वही बचा, लेकिन जन्म कुंडली वो भाग्यश है गुरु जी, फिर वही उससे कोई दिक्कत नहीं। अब वो भाग्येश है, उससे कोई ज्ञाति कारक, जब जब शुक्र की दशा आएगी तो आपको समस्या देखने को मिलेगी। ये चर दशा से मैंने देखना बताया था, वहां भाग्येश का फल आपको नहीं मिलेगा, वहां पर आपको समस्या का फल मिलेगा। ठीक है ना? इसीलिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाती है। अब आप लोग सब मतलब कि जो ये बात नहीं जानते होगा, आपके तो भाग्येश दशा आ रही है, आपको तो भाग्य से मिलेगा, पता चला समस्या मिल गई हमारे भाग्य में, तो ये चीज भी थोड़ा पता होनी चाहिए। खैर, हमने बताया कि अगर हाँ जी, नवमास कुंडली में आत्मकारक को लग्न बनाना है, बिल्कुल, तो आत्मकारक की राशि के हिसाब से बनाना होगा। जैसे आत्मकारक सूर्य है, उसका राशि सिंह है, तो सिंह को लग्न में रखना होगा कि आत्मकारक? आप ये बताइए, आत्मकारक आपके सूर्य है ना? जी जी जी। और वो किस राशि में बैठे हैं नवमास कुंडली में? जैसे मिथुन राशि में बैठे हैं, बस वही मिथुन लग्न आपकी हो जाएगी, मिथुन राशि रखनी, तो वही आपकी मिथुन लग्न हो जाएगी। जी जी जी, बस यही बोलना था। जी 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 जी। अब आइए, अब अगर हमने कहा कि कारकांश कुंडली में दूसरे और नवम भाव में शुक्र और मंगल का वर्ग हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का अपने पार्टनर के साथ साथ दूसरे से भी उसका संपर्क होता है। और अगर शुक्र और मंगल आ जाए तो ये फल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। किसी की मतलब माइक ऑफ कर लीजिए, पता नहीं कोई आवाज आ रही है। और यदि वहां पर केतु का इफेक्ट आ जाए तो उस फल में कमी आ जाएगी, तब ऐसा नहीं हो पाएगा, कुछ कमी देखी जाएगी या रुकावट हो जाएगी वहां पर, क्योंकि केतु रुकावट है ना। हमने बोला दूसरे और नवे भाव में आत्मकारक से दूसरे और नवे भाव में, यानी कारकांश कुंडली में दूसरे और नवे भाव में शुक्र मंगल का वर्ग आ जाए तो क्या स्थिति होगी, शुक्र मंगल आ जाए तो क्या स्थिति होगी, उसके साथ यदि केतु भी आ जाए तो ये चीजें फिर रुकावट पैदा कर देगा। तो ये चीजें में रुकावट आ जाएगी कि ये चीजें फिर नहीं हो पाएंगी। तो आप केतु को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि शुक्र मंगल देख रहे हो केतु नहीं देख रहे हैं, केतु होंगे तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, केतु आ जाएंगे, हाँ केतु का दृष्टि देंगे, हाँ केतु वही आमने सामने ले लीजिए, दृष्टि क्या वही आमने सामने ले लीजिए, या केतु नहीं शुक्र मंगल के साथ केतु बैठ गए,
केतु शुक्र मंगल के साथ केतु बैठ गए तो भी तो वहां पे इफेक्ट आ गया ना, तब ये फल नहीं मिलता। और अगर मिला है तो बहुत कम समय के लिए होगा, पता चले कुछ महीनों के लिए होगा। अब वो तो डिपेंड करेगा, शुक्र मंगल बहुत पावर में है तब तो फल दे देंगे, लेकिन केतु है तब तो उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो कुछ समय के लिए मिलेगा फिर। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने देखा था कि कुंडली में बताया था तो कह रहे कि यही हो रहा है। ये अभी घटना है, हमें लगता है 5-6 महीने पहले की बात है। यदि कारकांश कुंडली में दूसरे में द्वितीय भाव में राहु आ जाए, अकेले आए किसी ग्रह के साथ आए, वो देख लीजिएगा। राहु का योग हो जाए या दृष्टि हो जाए दूसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे स्त्री या दूसरे लड़का अगर होगा तो लड़की, लड़की होगा तो लड़का के चक्कर में अपना सब धन गंवा देता है, सारा धन गंवा देता। मतलब उसको खुश करने के चक्कर में या उसको दिखाने के चक्कर में या उसको, मतलब आजकल तो आप समझते हैं गिफ्ट देने के चक्कर में सब धन लुटा देगा। लास्ट में जब बुद्धि आए तब आएगी जब सब कुछ चला गया होगा। जातक और जाति का दोनों है? दोनों होता है, दोनों के लिए बात है। ऐसा नहीं पराशर ने कभी अलग अलग बातों को नहीं किया, कुछ जगह किया है, जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। द्वितीय भाव में राहु का योग हो जाए, दृष्टि हो जाए जी कारकांश कुंडली में, तब ऐसी स्थितियां जरूर देखने को मिलेंगी। कब देखने को मिलेंगी? जब राहु की अंतर्दशा चालू होगी और गोचर में स्थितियां बन जाएंगी। और ये बात पराशर ने बोली है और जेमिनी ने इसी सेम बात को नवम भाव के लिए बोला है। यानी हम लोग दोनों ले लेते हैं, द्वितीय भाव नवम भाव दोनों में ये चीज हो जाए, क्योंकि पराशर ने दूसरे भाव के लिए बात बोली है और जो है जेमिनी ने नवम भाव के लिए बात बोली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो दोनों चीजें ले लेना। ठीक है, हम लोग दोनों चीज में ले लेते हैं। तो दूसरे भाव में और नवम भाव में अगर ऐसा है तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कारकांश कुंडली में तीसरे भाव में तीसरे भाव में कारकांश कुंडली में तीसरे भाव, यानी कि जहां आत्मकारक है वहां से तीसरे भाव आ जाइए। अगर वहां पर पापी ग्रह हैं, शनि है, मंगल है, राहु है, तो ऐसा व्यक्ति निडर होता है और प्रतापी होता है। शनि मंगल राहु केतु भी ले लीजिए। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थर्ड हाउस में पापी ग्रह आते हैं तो अच्छा होता है। वो एक्चुअल में कारकांश कुंडली के लिए बात है, ये एक्चुअल में वो कारकांश कुंडली के लिए बात है कि जब पापी ग्रह आते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है? निडर होता है, प्रतापी होता है, मतलब अपना वो वर्चस्व सब जगह कायम करेगा। लेकिन शनि आ रखे तो प्रतापी होंगे आप, निडर होंगे, जल्दी डरते नहीं होंगे किसी से। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत डर उड़ के काम चला लिया। आप देखिए ऑफिस में भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अपनी बात को रखते हैं और एक जो कहते हैं नहीं रखो, नहीं नौकरी चली जाएगी हमारी। तो वो चीजें राशि ना हो, राशि स्वामी से बता सकते हैं। दृष्टि देख लीजिए, मेरे में शनि और रवि है। बस अरे तब तो बहुत बढ़िया। कारकांश कुंडली में ना कि जन्म कुंडली में? हाँ, कारकांश कुंडली में। हाँ, कारकांश वो निडर बनाता है, आप अपनी बात सबके सामने रख सकते हैं। मेष राशि आ गई। हाँ जी, क्या आ गई? मेष राशि आ गई। अच्छा, कोई बात नहीं। रवि और शनि। ठीक है।
तो आप देखिए वो व्यक्ति, और लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए, शुभ ग्रह आ जाए तीसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है। अगर शुभ ग्रह आ जाए, कारकांश कुंडली से तीसरे भाव में शुभ ग्रह आ जाए तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होगा, और पाप ग्रह आ जाए तो ऐसा व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, कोई भी काम कर सकता है। क्या होगा जो देखा जाएगा, देख लेंगे। और अगर कोई ग्रह ना हो, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, तो वहां दृष्टि से और राशि से भी देख सकते हैं। दृष्टि से देख लीजिए, पहले दृष्टि भी ना हो तो राशि देख लीजिए कि उन ग्रहों की पड़ी है कि नहीं पड़ी। जैसे भी कोई बोल रहे थे ना कि हमारे कोई नहीं, तो आप देखिए वहां पे किसकी राशि पड़ी है। शनि की राशि भी है, शनि की दृष्टि भी है। बस हो गया, तो क्रूर ग्रह है। ठीक है, अब आइए जरा अगली चीज, कारकांश कुंडली से चौथे भाव में, कारकांश कुंडली से चौथे भाव में यदि चंद्रमा व शुक्र की दृष्टि या युति हो जाए, कारकांश कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा व शुक्र की दृष्टि या युति हो जाए, या कोई भी उच्च ग्रह वहां स्थित हो जाए, चंद्रमा या शुक्र की युति का है ना आपने? चंद्रमा और शुक्र या तो युति हो जाए या तो दृष्टि हो जाए जी। और ऐसा नहीं है तो वहां कोई ग्रह उच्च का आ जाए कारकांश कुंडली में। तो मनुष्य का जो मकान होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, छोटा मकान नहीं लेता, उसको पसंद ही नहीं आता छोटा मकान। भले पता चले घर में 2 ही लोग हैं, लेकिन कहेगा नहीं घर बड़ा होना चाहिए, उसको बड़ा घर ही पसंद आएगा। ठीक है ना। राहु को लेंगे सर उच्च में, यहाँ ले सकते हैं। राहु को क्या लेंगे, उसको ले लीजिए, मिथुन में है जो। हाँ ठीक है, ठीक है ले सकता है। ये और मुझे कन्या का राहु हो तो, हाँ उसी घर में कन्या का राहु हो तो, कन्या राशि का राहु उल्टा हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। सर ये फार्मूला लग्न कुंडली में भी लागू होता है? लगाते देखिए, एक्चुअली ना कि लोगों को दिक्कत क्या है कि कुछ फार्मूले ना किसी ने कुछ लिख दिए, लेकिन ये हकीकत कारकांश कुंडली में ये फार्मूला लगता है, लेकिन अब उन्होंने कहीं से पढ़ लिया, अब वो मान के बैठ गए कि चौथे भाव में भी लगाए पड़े, लग्न कुंडली में भी लगाए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लगता, लेकिन इसकी ज्यादा सत्यता आपको कारकांश कुंडली बताएगी। ठीक है ना। वो जो नहीं आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है, उसी में कोई लिख देता कुछ भी, जो मन आता लिख देता, वहीं से सब दिक्कत चालू हो जाती। तो ये वैसे तो कारकांश कुंडली के लिए बात एकदम सही है, लेकिन अगर आप जन्म लग्न के लिए लगाना चाहें तो ठीक है, लग रही तो अच्छी बात है, लेकिन कारकांश में तो पक्का लगेगी। तो कुछ लग रहा है गुरु, कुछ लगता है ना, लग रहा है। हम लोग कुछ के लिए थोड़ी ना बैठे, हम लोग पूरे के लिए बैठे हैं। चौथे लग्न अगर हो, ये मंगल पूरे हो तो ऐसा देख कि बड़ी मकर सूचना। हाँ सूर्य देख, सूर्य तो बड़ा है, सूर्य तो बड़ा है। सूर्य अगर है तो व्यक्ति को, भाई सूर्य तो बड़ा है, व्यक्ति को बड़ा ही घर पसंद आएगा, छोटा पसंद ही नहीं आएगा उसको। तो बड़ी है सर। हाँ आप देखिए, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ और 3 रूम का फ्लैट है और पूरी सोसाइटी बड़ी सोसाइटी है। हम जो है छोटी जगह रह ही नहीं पाते, भाई समस्या ही सूर्य है छोटे। हाँ जी, मेरा लगन कुंडली से ऐसा है, तो बड़ा घर है आपका। हाँ सूर्य है लेकिन उसमें बस लगन कुंडली में तो लग्न कुंडली में तो लग जाएगा, लेकिन आप कारकांश कुंडली में जाके देखेंगे तो भी वहां, हाँ कारकांश में देखेंगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। बोलो जी, कारकांश कुंडली में बुध आ गया और उसके ऊपर मंगल की, उसके सामने मंगल की राशि है। बुध जो चौथे भाव में कौन सी राशि आ रही है?
वृषभ राशि आ गई। और वहां पे कौन है? बुध है। बुध है, बुध। हाँ तो बुध वहां तो ठीक है, अपने मित्र के घर में बैठे हैं बस। और तो कारकांश में चौथे भाव में चंद्रमा व शुक्र हो, या उनकी दृष्टि हो या युति हो, अथवा चतुर्थ भाव में कोई ग्रह उच्च का हो जाए, तो मनुष्य का बड़ा घर होता है, छोटा घर नहीं होता। और चतुर्थ में शनि राहु हो, यदि चतुर्थ में कारकांश से बात हो रही है, कारकांश में शनि चतुर्थ भाव में शनि राहु हो, या इनकी योग दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति का घर तो ऐसे व्यक्ति का जो घर होगा वो पत्थर से बना मजबूत मकान होता है, क्योंकि शनि तो पत्थर ही है ना। तो ऐसे व्यक्ति का जो घर होगा वो पत्थर से बना मजबूत मकान होगा। राजस्थान में लोग बनाते हैं ना, पत्थर उत्थर लगवा देते, कहते बार बार कौन प्लास्टर कराए, लगा दो पत्थर, मार्बल लगा दो। मेरा है तो आपका है पत्थर लगा हुआ है आपके घर में? हाँ लगा हुआ है। चलिए बढ़िया। देखिए मतलब फार्मूला आप ही की सत्यता आप लोग बता देते थे कि हाँ ये लग रहा फार्मूला। अगर गुरुजी चौथा भाव खाली हो तो राशि देख लीजिए। सूर्य तो सूर्य तो बड़ा हो जाएगा जी। गुरुजी यहाँ पर शनि और राहु दोनों साथ में हो, या फिर कोई एक ग्रह हो, या इनमें से किसी की दृष्टि हो? शनि राहु हो या इनकी योग दृष्टि हो जाए, मतलब आपस में इनका योग दृष्टि हो जाए, योग से हो जाए, या आपस में बैठ जाए, कोई एक ग्रह नहीं, दोनों। ठीक है गुरु जी। गुरु की दृष्टि है हमारी, और किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है पांचवें घर पे। और पांचवें के जो लोग हैं सो सूर्य हैं, और सूर्य ज्ञाति कारक है। नहीं वो तो अभी तो ज्ञाति कारक नहीं ले रहे। अब बृहस्पति है तो कुछ आपके घर में लकड़ी उकड़ी का काम ज्यादा हुआ पड़ा है क्या? नहीं, अगर बृहस्पति होते हैं केवल देखिए मंगल व केतु से बना है तो ईंटों का मकान होगा। लिख लीजिए पहले पूरा, फिर अपने आप समझ लीजिएगा आप लोग। अगर चौथे भाव में शनि और राहु है तो पत्थर का मकान होगा। मंगल व केतु है तो ईंटों से बना मकान होगा, ईंटों से। और बृहस्पति की दृष्टि से या बृहस्पति आ जाए तो लकड़ी का काम किया हुआ मकान होगा। हमने बोला कि देखिए पहले हमने बताया आपको उच्च हो जाए तो बड़ा घर हो जाएगा, फिर बोला चौथे भाव में शनि राहु आ जाए, मतलब आपस में दृष्टि हो जाए, युति हो जाए, जो भी हो जाए, तो पत्थर का मकान होगा, मजबूत मकान होता है। पत्थर का नहीं है तो मजबूती बहुत ज्यादा होगी, अंबुजा सीमेंट वाली मजबूती बहुत ज्यादा होगी। मंगल और केतु का तो ईंटों से बना मकान होगा, मतलब ईंटों का मतलब अब ये समझ लीजिए थोड़ा सा कम मजबूत हो गया, ठीक है। और बृहस्पति आ जाए तो लकड़ी वाला काम हो जाएगा, लकड़ी का काम हुआ होगा। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति लकड़ी के मकान में रहे। छप्पर तो नहीं है गुरुजी, छप्पर तो लकड़ी छप्पर बोल सकते हैं क्या? देख लीजिए भाई, इतना तो मतलब गांव के हम भी हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर। हाँ तो एक बात जी, क्या फिर से बोले? बृहस्पति का काम है तो लकड़ी वाला होगा ना। अगर बृहस्पति वहां जाए, दृष्टि हो जाए, बृहस्पति आ जाए तो लकड़ी का काम होगा। मंगल केतु ईंट हो गए, शनि राहु पत्थर हो गए, ठीक है। और सूर्य के रहने पर घास फूस का मकान होता है। हमें लगता है वो जो आप लोग छप्पर ऊपर बोले वो घासे फूस है, सूर्य के रहने पर घास फूस वाला मकान होता है। झोपड़ी, सर वो कैसे? सूर्य तो यही है ना, सूर्य का जितनी भी चीजें हैं सूर्य से ही तो आपको मिलेंगी। सूर्य चौथे भाव में अगर आ जाए तो घास फूस झोपड़ी टाइप का हो जाएगा। यदि वहां चंद्रमा है
और कोई योग ना हो, तो विवाह के बाद ऐसा व्यक्ति ना, विवाह के बाद ऐसा व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोता है। जी आवाज घनश्याम जी आपकी थोड़ी बंद कर लीजिए। हमने कहा कि अगर जो है चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति विवाह के बाद खुले आसमान के नीचे सोता है। सर टेरेस के ऊपर। ठीक है, वही हो गया बात। हाँ टेरिस हो गया, जो भी आप समझ लीजिए उसको। मनोती हो जाएगी। नहीं मतलब अच्छा होता है, मतलब हम लोग निगेटिव सेंस में ले रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में होता है। मतलब टेरिस हो सकता है या पर ऐसी जगह हो सकती है, मतलब हाँ हेवनली हो सकती है, स्वर्ग जैसी जगह हो सकती है। नहीं सर, बहुत से राज्य में टेरेस पर भी सोते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गांव में भी सर, गांव में भी पहले, अभी तो डरते हैं, गांव में भी पहले बाहर ही सोते थे। हाँ जी, आंगन में सोते थे। आंगन में, वो खुले आसमान के नीचे सो रहे। ठीक है ना। अब आइए, तो ये क्लियर हो गया चौथे भाव में कैसा घर बनेगा कारकांश कुंडली से। अब आइए आगे चलते हैं, कारकांश कुंडली में पंचम भाव देख लेते हैं। कारकांश कुंडली के पंचम भाव में मंगल व राहु हो जाए, मंगल व राहु मतलब दोनों, तो व्यक्ति को टीबी जैसी कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। टीबी, कैंसर, ये सब हो सकता है, जो कि शरीर को निरंतर कमजोर करेगी। जैमिनी ने कहा कि अगर ऐसा काम चतुर्थ भाव में है तब भी हो सकता है, पराशर ने कहा नहीं, पंचम में ही देखा जाए। पांचवें भाव में मंगल और कौन सा बताया मैंने, मंगल व राहु। देखिए मंगल हो गया आपका ब्लड, राहु हो गया इन्फेक्शन, तो ब्लड का इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको हो सकती है, टीबी, कैंसर, ये सब इसके अंदर आ जाए। मतलब समझ गए, बड़ी बीमारी जिससे लगातार शरीर कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन इसी बात को जैमिनी ने कहा कि अगर ये चतुर्थ भाव में है तब भी ये बात आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका खंडन किया पराशर जी ने। अब इनके खंडन चक्कर में हम लोगों को दिक्कत हो गई, तो हम लोग तो कहते दोनों जगह देख लो, दोनों जगह देख लो। और अगर वहां पर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए तो कन्फर्म ये रोग होना है, कन्फर्म। अगर मंगल और राहु हैं तो ये रोग हो सकता है, चंद्रमा है तो रोग होगा ही होगा। उस पर चंद्रमा की यदि दृष्टि हो जाए तो तब तो ये रोग होगा ही होगा। चाहे चंद्रमा साथ में बैठे हो, जी जी जी, कन्फर्म होगा ही होगा। और यदि पांचवें भाव में मंगल अकेले हो तो व्यक्ति को फोड़े फुंसी का रोग बहुत होता है। कहीं फोड़ा निकला है, कहीं फुंसी निकला, शरीर में निकला है, कुछ निकल आया। और अगर केवल अगर पांचवें भाव में केवल मंगल हैं तो फोड़े फुंसी का रोग होगा, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, फोड़े फुंसी यही हो जाएगी। और यदि केतु हो जाए तो जल से संबंधित कोई ना कोई उसको रोग होगा, जल से संबंधित रोग होगा। और अगर केवल राहु है तो किसी न किसी फूड पॉइजनिंग या कोई भी पॉइजनिंग उसको हो सकती है, कोई भी पॉइजन उसके शरीर में लग सकता है। गुरुजी जल संबंधी रोग अर्थात अब तो बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक बार आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। अब उसमें हाँ जी, अब उसमें अगर राहु आ जाए तो फिर पॉइजन का इन्फेक्शन हो सकता है, या जैसे कोई मेडिसिन है वही आपको इन्फेक्ट कर गई, उसी की एलर्जी हो गई, या कोई वाकई पॉइजन से रिलेटेड प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग, मतलब ये सब आपको देखने को मिलेगी, राहु का काम। और अगर बुध हो जाए
तो बुध यहाँ पर रोग नहीं देता, बल्कि उस व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। उस व्यक्ति को क्या बनाता है? स्वस्थ बनाता है। बुध की राशि भी आ जाए तो भी जी नहीं, अगर कोई ग्रह है तब पहले उन्हीं को देखा जाएगा। कोई ग्रह ना हो, किसी की दृष्टि ना हो, तब राशि को लीजिए। गुरुजी बुध भी है और केतु भी है। तो केतु तो फिर रोक देगा ना, तब तो केतु वहां पर अपने हिसाब से फल करवा लेगा, तब तो बुध बेकार हो जाएगा। अब कुछ इसमें और बातों को जोड़ देते हैं। कारकांश कुंडली से चतुर्थ या पंचम दोनों में, कारकांश कुंडली में चतुर्थ या पंचम, चतुर्थ में हो या पंचम में, दोनों के लिए बात कहेंगे। अगर सूर्य है तो मनुष्य जो है ना हथियारों का शौक रखता है, हथियारों का, कुछ लोग नहीं गन लगा के चलते हैं। और मंगल है तो भी, मंगल है तो भी गुरु जी बिल्कुल सही रखते हैं सर। सूर्य है सर, हमारे रखते हैं हथियार, हथियार रखते हैं, डबल बैरल। बताइए, ठीक, बहुत बढ़िया। तो सूर्य मंगल का भी यही काम होगा, लेकिन मंगल में थोड़ा आदमी ना विस्फोटक चीज रखता है। हम ये कह रहे हैं कारकांश कुंडली में चौथे या पांचवें भाव में, चौथे या दोनों के लिए बात होगी। अगर सूर्य हो तो व्यक्ति हथियार रखता है, वेपन्स का शौक होता है उसको। और मंगल होना तो विस्फोटक रखता है, बम भी रखता है। मंगल विस्फोटक चीज हो गई ना। है कोई? हाँ देख लीजिए भाई, कोई हो तो। कुछ लोग रखते हैं। अरे संजय दत्त जो फंसे हैं, देखिएगा जरा उनकी कारकांश कुंडली में, संजय दत्त में, वो भी तो हथियार तो रखते ही थे। अब सही क्या गलत क्या है तो हमें नहीं पता, लेकिन जो उनके ऊपर केस है वो इसी बात का तो केस है ना, AK-47 का। तो ये चीजें आ जाती है। अगर शनि वहां पर आ जाए, शनि है ना, तो व्यक्ति लोहे से संबंधित मशीनरी वर्क वाला इंजीनियर हो सकता है, मतलब उनको बना सकता है। और राहु का भी यही काम है, राहु का भी, यानी शनि और राहु हो जाए चौथे और पांचवें में, तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है। मतलब उसको, अब ये नहीं कि उसने जरूरी पढ़ा हो, लेकिन उसको कोई ना कोई स्किल आती होगी, मतलब वो चीजें बना सकता है। और अगर केतु है, हाँ शनि या राहु दोनों, अगर केतु है तो व्यक्ति ना घड़ी का काम करेगा। केतु घड़ी भी होता है ना, केतु वो तो घड़ी, व्यक्ति घड़ी बना सकता है, या घड़ी की दुकान कर लेता है बनाने की, उसको ठीक करने की। कोई भी घड़ी, हाथ वाली घड़ी, बड़ी घड़ी, छोटी घड़ी, जो भी, ये चीज। और यदि वहां पर शुक्र आ जाए तो व्यक्ति ना बोलने में बहुत चतुर होगा, काव्य वक्ता भी होगा। जैसे ये कौन बढ़िया बोलने में, बताइए, नाम ही भूल गए, कुमार विश्वास। मोदी जी तो खैर एक अलग ही किस्म के प्राणी है, उनकी तो खैर सब चीज उनमें मिल जाएगी। लेकिन कुमार विश्वास, कुमार बोलने में देखिए क्या तर्क देते हैं। तो वहां पे कारकांश कुंडली में या तो चौथे भाव में या तो पांचवें भाव में शुक्र का रोल होगा। और अगर गुरुजी शुक्र की राशि आ जाए वैसे खाली हो तो नहीं, तो कोई दृष्टि है कि नहीं? दृष्टि है, कोई दृष्टि है उस पर? दृष्टि तो नहीं है गुरुजी, कोई दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि है गुरुजी। तो बस मंगल वाला देख लीजिए, बम लेके टहलिए। मंगल और गुरु की दृष्टि है गुरुजी। तो मंगल, गुरु तो खैर बेचारे सीधे साधे गुरु हैं, तो फिर आप किताबें उताबें रखते होंगे, ग्रंथ रखते हैं अपने घर में,
रामायण महाभारत ये सब चीजें, गीता। हाँ गुरु जी, ये सब तो है गुरु जी। बस यही है। मेरा शुक्र है सभी। हाँ बस हो गया। अगर मेरे पर भी शुक्र की दृष्टि है। अगर शुक्र है तो शुक्र फिर है 5 भाव में। तो बढ़िया, बोलने में व्यक्ति बढ़िया होगा, बहुत चतुर होगा, काव्य वक्ता होगा, कवि होगा, बोलने का काम करेगा, बोलने का काम करेगा। हमारे चौथे भाव में शुक्र है तो हम बोलने का काम ठीक कर लेते हैं, लेकिन हम काव्य में नहीं बोल पाते। हाँ लेकिन शौक मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र है तो शौक ही होगा मुझे। बुद्ध होते तो गुरु जी चौथा पांचवा दोनों देखना है ना? नहीं, दोनों में से कहीं पर भी, या तो चौथे भाव में या तो पांचवें भाव में। ओके। क्योंकि यहाँ पे ना पराशर जी और जैमिनी जी एक दूसरे का विरोध करने लगे, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा भैया हमारे लिए दोनों पूजनीय है, हम क्या करेंगे, नहीं हमारे ना, हम लोग के पास न जैमिनी के बराबर ज्ञान है ना पराशर के बराबर ज्ञान है, तो हमारे पास तो हम दोनों को ही पूजनीय मानते हैं, इसलिए हमने दोनों ही लिख दिया। और लगता है फार्मूला लगता है। गुरुदेव दोनों बैठ जाए, चौथे पांचवें दोनों बैठ जाए ग्रह, तब चौथे पांचवें दोनों में कैसे बैठेंगे? एक ग्रह तो एक ही ग्रह में, अच्छा मतलब अलग अलग ग्रह बैठ जाए ना, तो वहां पे देखिएगा कि ताकतवर ग्रह कौन सा है। जैसे शनि बैठ गए तो पंचम में गुरु और केतु बैठ गए, तो आप देखिए वहां पे ताकत किसकी है, स्ट्रेंथ किसकी है? वही षडबल लगाइए, षडबल लगाइए आप। गुरु का क्या है जी? गुरु को नहीं बताया था। हाँ बता रहे अब शुक्र वाला समझ में आ गया। गुरु और चंद्रमा हो जाए ना तो मनुष्य ग्रंथ रखता है, ग्रंथ, मौलिक ग्रंथ रखेगा। गुरु और चंद्रमा दोनों का काम यही। ठीक है। और अगर बुद्ध हो जाए ना तो व्यक्ति के पास कोई भी, या तो ऐसी किताबें होंगी जो टेक्स्ट से संबंधित, या मतलब रखेगा तो किताबी, लेकिन अपने सिलेबस की किताबें रखेगा। जैसे मान लीजिए वो कोई स्टूडेंट है तो वो अलग बात हो गई, या कोई प्रोफेशन में है और वो प्रोफेसर है, या वो पढ़ाता है, या जो वो काम करता है उससे रिलेटेड जो बुक होगी वो उसके पास होगी, ऐसी बात। गुरुदेव ये सूत्र मेरे कुंडली पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, क्या कैसे क्या है आप में बताइए, तो बताएं। मेरे कारकांश कुंडली में चौथे भाव में मंगल है। बिल्कुल। मैं कोई विस्फोटक तो नहीं रखता, और पांचवें भाव में शनि बैठे हैं, तो मैं लोहे का काम कोई ऐसा कुछ नहीं जानता। अच्छा, तो दोनों पहले मजबूत देखिए कौन है, षडबल किसका ज्यादा है, पहले षडबल के पार कौन कर रहा है पहले ये बताइए। गुरु का वो बताइए, शनि का पहले षडबल बताइए क्या है, मंगल का बताइए। हाँ जी बताइए। मेरे में लग रहा है मंगल की कहाँ गए, गायब हो गए क्या वो? बता रहा हूँ गुरु जी, राजकुमार झा जी हैं। गुरु जी मेरे में ये लग रहा है, मेरे चतुर्थ में बुध है और मेरे पास ज्योतिष की किताब है। हाँ बुद्ध ज्योतिष किताब देगा, एकदम सही बात। हाँ ज्योतिष की किताब है, ये भारतीय ज्योतिषालय ज्योतिष रत्न। हाँ वो रखेगा, उसको शौक होगा इस बात का। हाँ व्रत पराशर, हाँ ये है। और मेरे शुक्र है पंचम में। अच्छा तो शुक्र है, तो देखिए जरा आवाज थोड़ी आपकी खराब आ रही है, माइक बंद कर लीजिए घनश्याम जी। घनश्याम जी पंचम भाव में है गुरुदेव। गुरुदेव मंगल का 419 है सर। मंगल का 419 है, ठीक है। और गुरु का क्या है, और दूसरा क्या, शनि का कितना है? 255 गुरु जी, 255। तो मंगल वाला काम आपको हथियार रखना अच्छा लगता है क्या? नहीं गुरुदेव, हथियार रखना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, लेकिन ये इसमें तो यही चीजें दिखा रहा है। मतलब ये जो सूत्र है
इसमें तो यही आ रहा, उसमें कोई ग्रह की दृष्टि उष्टि तो नहीं है, मंगल के साथ केतु तो नहीं बैठे हैं क्या? नहीं गुरुदेव, मंगल के साथ ग्रह नहीं है। मंगल के साथ कोई नहीं हाँ? नहीं गुरुदेव, ना ही कोई दृष्टि लग रहा है। अच्छा, तो देखिएगा, फिर भी सचेत रहिएगा, मतलब ऐसा आगे भविष्य में शौक आ जाए तो गलत बात है। दशा उशा में कभी कभार शौक आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। ठीक है, सचेत रहने की जरूरत है, ना हो अच्छी बात है, क्योंकि विस्फोटक कौन रख भी कौन पाएगा, कोई रखेगा भी नहीं। मत रखो। अरे दिवाली वाले बम रख ले सर, दिवाली वाले बम, पटाखे दिवाली वाले। हाँ, ये भी हो सकते हैं, दिवाली वाले पटाखे उटाखे रखते नहीं रखते राजकुमार जी? इस साल का हैं? पटाखे वटाखे से कोई मतलब ही नहीं। नहीं मतलब क्यों भैया? थर्ड हाउस में आपके कौन है? कारखांश कुंडली में थर्ड हाउस में कौन है? देखिए, कारखांश कुंडली नहीं है गुरुजी, सिर्फ वृश्चिक राशि है, थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि रहता है। बस उस पे किसी की दृष्टि किसकी है? दृष्टि हो रही है, हाँ, तो गुरु की दृष्टि आ रही है। तो बस फिर क्या बताएं, अभी तो लिखवाया। इसीलिए मंगल वहां बैठ के भी क्या करेगा जब थर्ड हाउस हमारा गड़बड़ हुआ पड़ा है भाई? अभी बताया कि जब शुभ ग्रह आपके थर्ड हाउस में आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति को ये सब चीजें करने में उसको बहुत डर लगेगा, लिखवाया ना मैंने अभी। और आपके चतुर्थ और पंचम में ऐसे ग्रह बैठे हैं जो कह रहे हैं बम रखो मतलब एक ऐसे मजाक की बात करी मैंने। और थर्ड हाउस में ऐसा ग्रह है कि जिससे डर लग रहा है, तो पहले तो हम ये सब रखने में उत्साह भी देखा जाएगा ना। मतलब ये आपने अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे छेड़ दिया, तो आप सब लोग समझ लें। अब पता चला कि सूर्य मंगल वाला है वहां पर, और व्यक्ति के थर्ड हाउस में वहां पे एक शुभ ग्रह बैठे हुए एक या दो, तो फिर वो व्यक्ति में ये चीजें नहीं अप्लाई हो पाएंगी। हाँ, वही थर्ड में उल्टा हो जाता, वहां पे मंगल उंगल चले जाते, और यहाँ पे भी कुछ न सूर्य आ जाते, तब ये चीजें इनको देखने को मिलती। तो इसीलिए जैसे कि माने हथियार रखने का काम एक साहसी व्यक्ति का है, तो साहस का घर कौन सा हुआ? तीसरा भाव हुआ। तो तीसरा भाव जब भी साहस वाली बात करेंगे तो थर्ड हाउस आप जरूर देखेंगे वहां पर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई आपको? देखिए, प्रूफ हो गई ना बात आपको? तो ऐसे देखना है, मतलब अच्छा इन्होंने अपना एग्जाम्पल लेके दिया और हम लोग को बात को समझ में आई। तो ऐसे आपको हर तर्क पे पहुंचना है, डरना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं लग रहा है तो आप सोच रहे बेकार हो गया, कुछ नहीं, आप जरा एनालिसिस करने चलिए। जैसे इन्होंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बताओ मुझे, तभी मैंने पूछा, लास्ट में सब ठीक था। थर्ड हाउस जैसे इन्होंने कहा, मैंने कहा थर्ड हाउस गड़बड़ होगा इनका, क्योंकि अगर मंगल है चौथे पांचवे में, व्यक्ति पटाखे का भी बम नहीं रख पा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं थर्ड हाउस गड़बड़ होगा। समझ में आ गई बात? गड़बड़ मतलब आप समझिए ना, गड़बड़ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वहां पर शुभ ग्रह आ गए थर्ड हाउस में, तो व्यक्ति के अंदर फिर जो इन सब चीजों को करने में दिक्कत आएगी। कोई ऐसा नुकसान वाली बात नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि बहुत खराब हो गया, नहीं, नुकसान कुछ नहीं, सब अच्छा है। ये एक सूत्र है, वो लगा रहे हैं हम लोग। तो राजकुमार जी परेशान मत होइए, अच्छा ये कुल मिला की सारी बातें, ठीक है? जी जी जी। अगर बताया बुध में क्या होगा? बुध में व्यक्ति जो भी वो काम करता है उससे रिलेटेड वो बुक्स रखेगा, और उसके पास विशिष्ट रचनाएं होंगी। विशिष्ट मतलब जैसे इन्होंने बताया भी संजय जी ने कि उनके पास ज्योतिष की बुक है, ये स्पेशल चीज हो गई, तो वो काम बुध का होता है, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और देखिए, अगर पंचम भाव में ना गुरु हो जाए, क्या पंचम भाव में गुरु हो जाए, कारकांश की बात हो रही है, कारकांश कुंडली में पंचम भाव में गुरु हो, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत सारी चीजें जानता है लेकिन बोल कुछ नहीं पाता है। किसी का अगर उनके गुरु की दृष्टि सर मेरा भी है, तो बोल नहीं पाती ना। नहीं सर, नहीं बोल। हाँ, गुरु की नहीं सर। ललित जी, गुरु की दृष्टि तब देखेंगे जब पंचम भाव में कोई ग्रह ना हो। पहले ग्रह को ही प्रायोरिटी देनी है। पंचम भाव में कोई ग्रह है? नहीं है गुरु, नहीं है, तब दृष्टि देख लीजिए, तब सही लगेगा।
तो आपके साथ भी यही है क्या, मतलब जानते बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते? हाँ सर, मेरा भी ऐसा ही होता है सर, नहीं बोलता तो। ये बिल्कुल वही भीष्म पितामह वाली स्थिति आ गई, मतलब सब कुछ जान रहे हाँ थे, सर, बिल्कुल सब कुछ जान रहे थे, लेकिन वो अपने पुत्रों को ही कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसी बात पे तो हाँ, श्री सब कृष्ण ने कुछ- कहा कि सबसे पहले हम तुम्ही को खत्म करेंगे। जब श्री कृष्ण रणभूमि में घुसाए थे तो भीष्म पितामह पूछ रहे थे कि हमारा क्या कसूर है, यही सबसे बड़ा कसूर है। आप सब कुछ जानते थे, आपके पास पूरी ताकत थी, भाई भीष्म पितामह से बड़ी किसी के पास ताकत नहीं थी, परशुराम जी से उन्होंने टक्कर ली थी, और लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाए, और उसमें पूरा उनका परिवार बर्बाद हो गया। तो पंचम भाव गुरु की यही सर, स्थिति वो है। भी उच्च का गुरु है। आप बताइए, वो तो और ज्यादा, मतलब ज्ञान व्यक्ति के पास होगा, बोल नहीं पाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि इंद्र के दरबार में गुरु भी बैठे हुए हैं और फिर भी इंद्र कुकर्म करता रहता है, क्योंकि वो गुरु ज्ञानी है ना, बोल नहीं पाते। तो यही गुरु और बुद्ध में अंतर आ जाता है, बुद्ध बोल देता है और गुरु बोल नहीं पाते। तो पंचम भाव में अगर कोई भी ग्रह ना हो, मतलब पंचम भाव में अकेले गुरु हो, तो ऐसी व्यक्ति, मतलब ऐसी स्थितियां वहां पर पैदा हो जाती है कि व्यक्ति को पता बहुत कुछ होता है लेकिन बोल कुछ नहीं पाता। सर राशि हो जी गुरु जी, जी, जैसे पंचम देखिए आप मेरी बात फिर से सब लोग सुन लीजिए। सबसे पहले हम ग्रह को देखेंगे, अगर ग्रह नहीं है तो दृष्टि देखी जाएगी, दृष्टि भी नहीं है तब आप राशि को उठाइए। तो आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे गुरु जी, गुरु के साथ केतु आ जाए और राहु की दृष्टि हो तो वहाँ गुरु कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो मतलब वो व्यक्ति एक तो बोल तो नहीं पाएगा और साथ में ना वो ज्ञान भी नहीं ले पाएगा, और जितना उसको ज्ञान लेना चाहिए ना उतना वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि केतु रोक देता है हर चीज को। पानी की राहु ने दृष्टि भी दिया तो राहु एक्चुअली अभी मैंने क्या बताया कि प्लेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो गुरु के साथ जो प्लेनेट बैठे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु जी, अगर चंद्रमा की हाँ सर, बहुत बार पूछा भी सब लोग को कि मैं बोल क्यों नहीं पाती हूँ, जो भी बोले, जो भी ज्योतिष विषय, जो भी विषय है, सब में जो भी रसोई, जो भी कुछ भी बोलो, सब आता है मुझे, सब में इनाम लिए हुए, लेकिन आप पूछोगे तो मुझे नहीं आएगा बोलने। बोल नहीं पाएगा। अब आपको अपनी कमजोरी समझ में आ गई ना। मैंने बहुत जन को पूछा था ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछा भी था सब। तो अब समझ में आ गया क्यों होता है आपको। जी, अभी भी ये मैडम ठीक से बोल नहीं पा रही है, 4 बार जो भी ये शब्द लगा चुकी है। वो देखिए समस्या देखिए हर जगह देखने को मिलेगी, इनकी गलती नहीं है, हाँ जी, इनके जो प्लैनेट्स हैं ना वो ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं, तो वो स्थितियां पैदा ही होंगी, उसमें कोई बात नहीं। वो अब देखिए हम लोग तो ग्रहों के द्वारा संचालित व्यक्ति हैं, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, अभी ग्रहों का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन ऐसी यही एक ज्योतिषी एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें सारी बात समझ सकते हैं, लेकिन पहले उतनी बात पता होता, पता ही नहीं होगी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे ना बातों को। गुरु जी, अगर इसे ज्ञानी है वो बोल नहीं पा रहा है तो वो अपने लिए हानिकारक भी कर, अपने लिए भी नुकसानदायक कर सकता है। लेकिन नुकसान और फायदा एक अलग चीज है। नहीं बोला तो उसके लिए नहीं, नुकसान और फायदा एक अलग चीज है। हाँ, अब यही इनकी कोई ऐसी जॉब में होती, जैसे मैडम अगर कहीं जॉब में होती और वहां पे ऐसी स्थितियां होती तो उनको नुकसान कर जाती, तो देश काल पात्र जरूर लगाइए। हाँ, वो चीज अब ऐसा इनकी अभी ऐसी तो कोई इस प्रकार की जॉब में नहीं है, अर्निंग नहीं है, तो इनके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि इनके अंदर ये आदत है तो ज्योतिष बताता है कि ये आदत क्यों आ गई, किस प्लैनेट के द्वारा आ गई, तो ये चीजें आएंगी। और क्या इसमें इसका एक उपाय भी है कि पीपल के पेड़ में ना जल देना चाहिए हमेशा। पीपल को ना बृहस्पति का रूप ही माना गया है। हाँ, तो पीपल को बृहस्पति का रूप ही माना गया, तो पीपल के पेड़ में आप जल दीजिए। कब? सूर्य अस्त के बाद नहीं, सूर्य रहते हुए। मैं देता हूँ गुरुजी के। हाँ दीजिए, तो ये आपको फायदा करेगा, ये चीजें इससे फायदा मिलेगा।
कम से कम 40 दिन तो उपाय जरूर करिए। सर बाकी तो सब बहुत बाकी तो सब बोलना बहुत आता है मुझे, लेकिन जो वो कर्ण के जैसा कुछ सीखा हुआ बोलना पड़ेगा तो बहुत भारी पड़ता है सर। इसीलिए पड़ता। तो आप ये काम करिए, देखिए